अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं जुगनू मेरे ताक़ुब की में के नेक्स्ट एपिसोड। वो फव्वारे वाले लॉन में अकेली दाएँ से बाएँ पेंडुलम की तरह टहल रही थी। एक हाथ पहलू में था जिसकी मुट्ठी वो बार-बार दबा रही थी और दूसरे से फ़ोन कान से जुड़ा हुआ था। ये मगरिब के बाद का वक़्त था। उनके चंद मुलाज़माएँ और 2 चित्राली ख़वातीन कदरे फ़ासले पर खड़ी थीं। वहाँ से वो उनकी आवाज़ नहीं सुन सकती थीं। "तुमने देखा उसे?" वो नफ़रत से पूछने लगीं। "हाँ, देखा है, अभी-अभी आया है," उनके शौहर ने कोफ्त से कहा। "तुमने उसको देख कैसे लिया? उसके टुकड़े क्यों नहीं किए?" वो दाँत चबाते हुए बोलीं। "क्योंकि हम 2 साल पहले सुलह कर चुके हैं आलिया बेगम," उन्होंने जताया। "सुलह की होगी तुमने, मैंने नहीं की। मुझसे मेरे भाई की गूंजती हुई चीखें नहीं भूलती, समझे तुम? तो आदत डाल लो इन चीखों की। अब वो घर भी आएगा, सलाम भी करेगा और खाना भी साथ खाएगा। मैं ज़हर दे दूंगी उसे। शुक्र अदा करो सरवर खान ने उसे आग कर दिया था, वरना आज वो तुम्हारे सीने पर सांप बन के लौटता और तुम कुछ न कर पाती।" वो तल्खी से बोले। "मैं करूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी," वो कुछ सोचते हुए बोली। "खुदा का वास्ता है आलिया बेगम, मुझे गरीब पे रहम कर लेना। यहाँ हम अमन और सलामती का पैगाम देने आए हैं। ऐसा कुछ मत करना जिससे ये बखेड़ा दोबारा बन जाए। ये बहुत मुश्किल से ये गन समेटा है," वो मिन्नत आमेज लहजे में बोले। "आप जो भी कहें मैं उसे आज़ाद नहीं देख सकती," उन्होंने ज़ब्त से कई आंसू अंदर उतारे। दूर खड़ी ख़वातीन बेचैनी से पहलू बदल रही थीं। "ठीक है, तुम्हें जैसा मुनासिब लगे तुम करो। आखिर में दुश्मनी में मरते तो हम मर्द ही हैं। तुम औरतों का क्या जाता है?" उन्होंने बेरुखी से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। "हमारा क्या जाता है?" वो फ़ोन नीचे करके बुड़बुड़ाईं। दिल पे मन्नो बोझ आके गिरा। क्या जाता है? सुहाग, रिश्ते, कलेजे, बरीदा, सरलाल, कहाँ जाते हैं कश्तो खून में लिपटे वो बाप भाइयों के वजूद? कौन सहता है उनका गम? कौन रोता है उन तार-तार लाशों पे? हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पहचान उसकी बहन ने अंगूठी से की थी। कौन थी वो? बहन थी ना? भाई का चीरा हुआ सीना और कटा हुआ कलेजा कैसे देखा होगा? शहीद की बेहुरमती पे कैसे मातम किया होगा? उन्होंने बर्दाश्त से आंखें मींच ली, कई आंसू गाल पे लुढ़क गए थे। "हमारा क्या जाता है?" वो जैसे खुद पे हंस रही थी। वो अपने कमरे में शब ख्वाबी के कपड़े पहने और बेड ग्राउंड से टेक लगा के पैरों पर कंबल डाले अहमद का मैसेज पढ़ रही थी, जो इतना लंबा था कि उसे फुर्सत से टेक लगा दी। "इबादा, मेरी जान, क्या कह रही हो तुम? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। तुम वहाँ इस सब से लड़ रही हो? देखो, इस सब की कतई ज़रूरत नहीं, तुम वापस आ जाओ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये नया इलाका है, वहाँ के लोग तुमसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन तुम नहीं मानी। मुझे यकीन है अब समझ आ गई होगी। मैं तारिक से कह के तुम्हारी टिकट करवाता हूँ, तुम घर आ जाओ। उन लोगों को इलाज नहीं करवाना तो मत करवाएं। उनको अपने जानवरों से ज़्यादा अपनी इज़्ज़त की परवाह है, तो तुम भी अपना आप ज़ाया मत करो। छोड़ दो उनको उनके हाल पे, ठीक है? तुम वापस आओ बस।" उसने गहरी सांस ली। ये दरख्वास्त नहीं थी, अहमद का हुक्म था, लेकिन वो उसे क्या बताती थी कि उसके कहने से पहले ही वो वापस जाने का इरादा कर चुकी है। लिहाजा उसने मैसेज पढ़कर जवाब देने की बजाय फ़ोन रख दिया। मेज़ पर उसकी टिकट भी पड़ी हुई थी। उसे धीरे से टिकट उठाई और इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और रेशम दनदनाते हुए अंदर आई। "इबादा, तुम जा रहा है?" वो हैरत का मुजस्मा बनी हुई थी। उसने हल्का सा सर हिलाया। "इतना अचानक क्यों? अभी तो शंदूर में बहुत वक़्त है।" "मैं शंदूर के लिए थोड़ी ही आई थी, घोड़ों के इलाज के लिए आई थी। वो हो गया तो मुझे चलना चाहिए, नहीं?" वो टिकट वापस रखते हुए नरमी से बोली। "लेकिन शंदूर देखने के तक तो रुक जाओ," वो खुलूस नियत से कहने लगी तो वो हल्की सी मुस्कुरा दी। "ज़रूर रुकती, लेकिन भाई अमेरिका जा रहे हैं, लाहौर में अम्मा अब्बा अकेले हैं, मुझे जाना होगा।" वो फ़िक्रमंद थी। "क्यों? तुम्हारा माँ-बाप बीमार है?" वो तशवीश से कहती उसके सामने बैठ गई। "नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक-ठाक हैं।" "फिर माज़ूर हैं क्या?" "रेशम," उसने बच्चों की तरह पुचकारा, "कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह का करम है, सही सलामत हैं। खाना नाश्ता बना सकता है?" इबादा ने गहरी सांस खारिज की। "वो ठीक हैं, सलामत हैं, खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं। लेकिन मैं फिर भी जाऊँगी, समझी?" इबादा ने उँगली से उसकी नाक छुई। "सिंदूर देखता जाओ, फिर तुम कब आए?" वो मासूम सी शक्ल बना के बोली। इबादा ने गाल पे हाथ रखा। "बात में दम तो है, लेकिन क्या है ना कि मैं ट्रिप पे नहीं आई, इंशाल्लाह अगली बार भाई के साथ आऊँगी। तुम्हारी हवेली में ठहरूँगी और सिंदूर भी देखूँगी, ठीक है?"
वादा? रेशम ने हाथ आगे किया। इंशाअल्लाह, उसने हाथ पे हाथ रख के नरमी से कहा। लेकिन तुम ऐसे नहीं जा सकता, हमारा कुछ तोहफे तहाइफ लेके जाओ, अपना अम्मी अब्बू को दिखाना, मैं अभी पैक करके लाता है। तुमने इतना देर से बताया, मैं कुछ सौगात ही बना लेता। वो अपनायत से कहते हुए खड़ी हो गई। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है रेशम, मैं फिर आऊँगी ना, तब ले जाऊँगी। तुम सुबह से काम कर रही हो, बहुत थक गई हो, जाओ जाके आराम करो। ये काम रोज़ का होता है, हम इसका आदी है, इसलिए तुम फ़िक्र मत करो, मैं जाके ले आता है। तुम सोना नहीं और दरवाज़ा भी बंद नहीं करना। वो गुल खाना खराब एक बार दरवाज़ा बंद कर ले, फिर किसी के लिए नहीं खोलता। वो आए तो बता देना, ठीक है? वो तंबीही अंदाज में कहने लगी। ठीक है, इबादा नरमी से बोली। रेशम अपना आंचल संभाल के जैसे ही बाहर निकली, सामने से आती गुल से टकराते टकराते बची। वो सीने से वही कैरम बोर्ड लगाए आ रही थी। देख के चलो रेशम, वो पुचकार के कहती अंदर आ गई। रेशम ने हूं कह में शाने झटके और बाहर निकल गई। वो कदम कदम उसके पास आई और 2 कदम दूर खड़ी हो गई। ये क्या है? इबादा ने हाथों की उंगलियों को बाहम फंसाकर पेट पे रखा। पहले आंखें बंद करो, फिर बताती हूँ, गुल ने दबे दबे जोश से कहा। इबादा ने गहरी सांस ली और आंखें मीच लीं। गुल ने कैरम बोर्ड को घुमाया और बैनर के अंदाज में पकड़ लिया। खोलो आंखें। इबादा ने पहले एक आंख खोली, ताज्जुब से उसे देखा। दूसरी आंख बिजली की तेजी से खुल गई। कैरम बोर्ड पे एक लड़की का चेहरा था, जिसके सर पे फूलों वाला ताज था। गुल ने बड़ी महारत से ज़ाफ़रानी खेत वाली तस्वीर को यहाँ कुंदा किया था। ब्यूटीफुल। वो लिहाफ हटा के खड़ी हो गई और मसहूर कुन अंदाज में उस तक आई। इट्स सो अमेजिंग गुल, इट्स बियॉन्ड प्रेज। वो जज्बाती हो गई। गुल के हाथों का हुनर और उसकी सफाई लकड़ी के इस तख्ते पर मोहब्बत से फैली हुई थी। पसंद आया? वो जैसे तबसरा मांग रही थी। बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। वो फरते जज्बात से फूले न समा रही थी। ये एक तोहफ़ा है तुम्हारे लिए। आफ्टर ऑल आपको डराया था। गुल ने निचला लब काट के कहा। ये उसके बदले है? हाँ। उसने सर उठाया, फिर दफतन चेहरे पर हसीमत दर आई। मुझे नहीं डराना चाहिए था तुम्हें। तुमने सच कहा। अगर मैं तुमसे कह देती तो तुम मुझे कभी मना ना करती। लेकिन मैंने आदत से मजबूर होकर तशद्दुद वाला रवैया अपना लिया। वो वाकई शर्मिंदा थी। इबादा ने बोर्ड नीचे किया। इट्स ओके गुल, इस तोहफे के लिए इतना डर सह सकती हूँ। वो मुस्कुरा के बोली तो गुल को ठंड पड़ गई। आई विल मिस। इसी लम्हे इब्राहिम ने कमरे का दरवाज़ा खोला। गुले, वो कहते कहते रुका। इबादा को देखा, फिर गुल को। वो दोनों मुड़ी। शमशाद चचा की गाड़ी जा रहा है डेरे, 20 मिनट में आ जाओ। फिर कोई गाड़ी नहीं जाएगा। इब्राहिम ने हतमी इतला दी, फिर वहां से चला गया। शुक्र अल्लाह, कोई तो मिल गई। इबादा चलो। उसने इबादा के हाथ से बोर्ड लेते हुए मेज़ पे रखा और उसे कलाई से पकड़ के खींचा। वो लड़खड़ाई। कहाँ? अटन देखने। मेरे जूते। उसने हड़बड़ाते हुए जूते पैरों में ओढ़े। गुल ने उसका हाथ पकड़ा और घसीट के बालकनी में ले आई। कहाँ है अटन? वो बाहर आते यहाँ वहाँ देखने लगी। ऊपर देखो, चांद के साथ हो रहा है। गुल ने ड्रामाई अंदाज में इशारा किया। इबादा जिस सी आसमान को देखने लगी, जहाँ सितारों और चौदहवीं के चांद के सिवा कुछ नहीं था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। ठंड ठंड बढ़ गई थी। नजर नहीं आ रहा। काफी देर बाद इबादा ने धीरे से नजरें नीचे की। गुल सीने पर हाथ बांधे जब्त से उसे देख रही थी। क्या हुआ? घूर क्यों रही हो? इबादा बुरा मान गई। अटन जमीन पर होता है। आग के अलाव के गिर्द मर्द ढोल की थाप और बांसुरी के साज पर डांस करते हैं। और वो यहाँ नहीं होता, वो डेरे में होता है। और हम दोनों इस वक्त डेरे जा रही हैं। वो जल जल के बोली। इबादा की मातम पर अकल पर मातम था। इतनी रात को? वो सिर पिटा गई। हाँ, तुम कल जा रही हो ना, मैंने सोचा तुम्हें रात में थोड़ा सा अर्जुन दिखा दूं। गुल ने कहते हुए दीवार के साथ फायर एग्जॉस्ट की तरह भूरी रस्सी गोल गोल फोल्ड रस्सी का कोना खींचा और नीचे फेंक दिया। रस्सी बल खाते हुए रेलिंग से नीचे गई। लेकिन डेरे पर तो औरतें नहीं जा सकती। इबादा ने कमर पे हाथ रखा। अब बताओ बच्चों। हम लड़कियां हैं, गुल ने मुस्कुरा के कहा। इबादा की मुस्कुराहट गायब हो गई। गुल उसे हाथ से खींचते हुए रेलिंग के पास लाई। ये जो नीचे जा रही है, इसे रस्सी कहते हैं। इस पर जगह जगह मोटी गांठें लगी हैं, जहां पैर रखने से हम नीचे उतरेंगी। इसको पकड़ के नीचे जाओ, मैं भी आती हूँ। इबादा ने रेलिंग पर हाथ रख के नीचे देखा। उसके दिल में हुक उठी। गुल, वो खौफजदा आवाज में बोली। अगर जिंदगी में किसी चीज का रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी नहीं जी। गुल ने उसका शाना थपक कर ढारस बंधाई। नहीं गुल, बहुत रात हो चुकी है, मैं थक गई हूँ, मैं और एडवेंचर नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। इबादा रेलिंग से दूर होके पलट गई। गुल ने कलाई से पकड़ के वापस खींचा। चलने का बोला है तो चलो। क्या जबरदस्ती थी। गुल प्लीज, वो मिनमिनाई। चल लो। उसने हल्का सा धक्का दिया। इबादा ने घबराहट से वापस रेलिंग से नीचे देखा। लॉन ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इतनी छलांग भी इबादा ने नहीं लगाई थी। वो झेम के पीछे हुई। हम दरवाजे से नहीं जा सकते?
मोटी चच्ची मेन दरवाज़ा लॉक कर देती हैं। इस रास्ते के अलावा हर जगह चौकीदार खड़े हैं, हम पकड़ी जा सकती हैं। यहाँ से कोई नहीं पकड़ सकता? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें कैसे पता? उसने थानेदार की तरह पूछा। मैं हर रात जाती हूँ। वो शाने उचका के बोली। डेरे? नहीं। फिर तुम्हें क्या? वो चिढ़ गई। तुम इस वक्त नीचे उतरो, गाड़ी निकल जाएगी, देर मत करो। मैं गिर जाऊंगी, वो एहतजाज करते हुए बोली। ये जगह देखी है तुमने? तुम क्या चाहती हो? कल मैं ये हाथ गले में लटकाती हुई जाऊं और अम्मा अब्बा से कहूँ कोई और थुर्रा तो मार नहीं सकी, अपनी मुरम्मत करवा के आई हूँ। मेरी जान, गुल ने इंतहाई अपनायत से उसके गिर्द हाथ हमायल किए। ये नीचे लॉन पे जो सरसब्ज सब सब्ज चीज़ लगी है ना, इसे घास कहते हैं, और यहाँ से नीचे तक फुट का फासला है। इसलिए उसने तेजी से इबादा को अपनी तरफ घुमाया। अगर गिर भी गई तो कुछ नहीं होगा। वो बेरहमी से दहाड़ी। इबादा को कोई रास्ता नजर नहीं आया। उसने ठंडी रेलिंग को अपने गर्म हाथों में पकड़ा। चलो शाबाश, तुम कर सकती हो, तुम बहादुर लड़की हो, शाबाश मेरा बच्चा। बकवास बंद करो, वो गुस्से से बोली। रेलिंग की दूसरी तरफ पैर रखने के लिए छोटी सी मुंडेर थी। उसने हिम्मत मुजतमा की और गहरा सांस लिया। रेलिंग के गिर्द बंधे उसके हाथ कब कपा रहे थे। वो मोटरसाइकिल की तरह पैर गुजार के दूसरी तरफ आ गई। रस्सी उसने दाएं हाथ से पकड़ ली। रेलिंग के उस पार खड़े होकर उसने आखिरी बार उम्मीद से नजर गुल पे डाली। मुझे चोट लग जाएगी। कोई बात नहीं, मरोगी नहीं। क्या सफाकियत थी। अब दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ो और इन गांठों पर पैर रखते हुए नीचे जाओ, आराम आराम से, जैसे फौजी उतरते हैं। मैंने फौजियों को उतरते नहीं देखा, उसे बेचारगी से कहा। पाउली, तुमने फौजी भी देखे हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, वो ठुनक के बोली। सब कुछ तो आपने देखा है, और अब मुझे ज़बरदस्ती दिखा रही हो। खूबसूरत इलाकों में लोग इस तरह आते हैं ताकि अपनी मर्ज़ी से घूम सकें। ये कैसी मखलूक थी जो अपना इलाका अपनी रस्में ज़बरदस्ती दिखा रही थी, बिल्कुल जबरन। उसने कलमा शहादत पढ़ा और रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए खुद को नीचे लटकाया। अब ज़मीन ज़्यादा दूर नहीं लग रही थी क्योंकि खुद उसका कद 5 फुट से ज़्यादा था। मैं गिर जाऊंगी, वो रो देने को थी। मुझे यकीन है तुम मरोगी नहीं। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो गुल? वो अफसोस से बोली। बस ज़माने का कमाल है। उसे बेनियाजी से शाने झटक दिए। वो आंख मेज के पहली गांठ छोड़ के रस्सी से फिसली तो दूसरी गांठ पे हाथ अटक गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद को झटके दे दे के नीचे लाई। गुल सीने पे हाथ बांधे बहुत बहुत बर्दाश्त से उसे देख रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसे दोबारा कहा तो पैर लॉन पर पड़ गए। उसे तेजी से आंखें खोली। वो जमीन पे थी। उसके उसके ठंडे जिस्म में जान आ गई। वो ऐसी पुरसकून हुई जैसे कोई मौरका सर किया हो। थोड़ी देर के लिए अपना आप कमांडो कमांडो लगा। उसके उतरते ही गुल सर झटकती मुंडेर पे आई, रस्सी पकड़ी और किसी कमांडो की तरफ फिसली। धड़ाम से उसके सामने खड़ी हुई। इबादा का मुंह खुल गया था। गुल 2 सेकंड में नीचे आई थी। चले, उसकी ठोड़ी पकड़ के ऊपर वाले होंठ से मिलाते हुए गुल ने पूछा। तुम आदत है, उसे बेनियाजी से शाने उचका दिए। तुम मेंटल हो। इबादा ने सर को दाएं से बाएं हिलाया। तुम वाकई बददिमाग हो। ओके, गुल ने मुस्कुरा के कहा, फिर उसकी कलाई थाम के वो आगे को भागी। दोनों भागते हुए गाड़ी के पास आ गईं। गाड़ी बाकी गाड़ियों के ऐन दरमियान पार्क थी, जहां से बाईं तरफ 20 कदम के फासले पर लाइट पोल लगा हुआ था। लाइट पोल की मध्यम रोशनी वहां पहुंच रही थी। गुल ने गाड़ी के दरवाजे खींचे तो पता चला गाड़ी लॉक है। उसे पलट के यहाँ वहां देखा। पार्किंग खाली थी, अलबत्ता गेट पर गार्ड्स खड़े थे। इसी लम्हे शमशाद 3 आदमियों के साथ इस तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसको देख के गुल का रंग फक हुआ था। इब्राहिम ने बताया नहीं कि शमशाद के साथ 3 आदमी और भी हैं। गाड़ी छोटी थी, 6 लोग आ सकते थे, लेकिन अगर 2 आगे 2 पीछे बैठे तो इनकी जगह मफकूद हो जानी थी। अब उसके सिवा चारा नहीं था कि वो दोनों पीछे जाएं, और वो आ भी गईं गाड़ी के पीछे। एक बात बताओ इबादा, क्या 20 मिनट एक तंग सी जगह पर कम ऑक्सीजन के दरमियान कोई शख्स रहे तो मरेगा मरेगा तो नहीं? उसे कमाल होशियारी से बात छेड़ दी। कम ऑक्सीजन हो या बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो? इबादा ने जैसे सवाल पर गौर किया। कम ऑक्सीजन नहीं, अलबत्ता कुछ घंटे वहां रहने से मौत हो सकती है, उसे रिसान से बताया। घंटों की नौबत नहीं आएगी, गुल ने सर झटक के कहा। फिर डिग्गी का दरवाजा पकड़ा और झटके से ऊपर उठा लिया। अंदर स्टेपनी और कुछ खाली बोतलें थीं। एक रजाई नुमा चीज भी साइड पर पड़ी हुई थी। डिग्गी का फर्श काला स्याह था। गुल ने अंदर से स्टेपनी निकाली, बोतलें निकाल के बाहर रख दी। डिग्गी खाली हो गई, अलबत्ता फर्श अभी इसी तरह पेट्रोल से चिकना पड़ा था। ये है वो जगह जहाँ ऑक्सीजन कम होती है, और हम दोनों को यहाँ 20 मिनट रहना है। गुल के इंकशाफ पर इबादा का मुंह खुल गया। क्या मतलब? मतलब का टाइम नहीं है बहन, बैठो अंदर। ये कहते ही उसने इबादा को धक्का दिया। वो लड़खड़ा के डिग्गी के फर्श पे जा लगी। गुल की बच्ची, इबादा एहतजाज करते करते रह गई। गुल ने उसके पैर पीछे से उठाए और अंदर ठूंस दिए। फिर खुद भी सिमट के अंदर आ गई और डिग्गी का दरवाजा बंद कर दिया। अब दोनों इस पोजीशन में थीं गोया किसी ने 2 बोरियां एक दूसरे पे रख दी हों।
गुल मैं यहाँ मर जाऊँगी। इबादा ने सीने पे हाथ रख के हाँफ के कहा, अभी तो तुमने बताया कि कम ऑक्सीजन में 20 मिनट में कोई नहीं मरता। लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया था कि ऑक्सीजन के साथ-साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। तेजी से बदबू के भभके उठ रहे थे। उसने दुपट्टे से नाक ढाँप ली, लेकिन बदबू इस कदर तेज़ थी कि दुपट्टे के 3 तहों के अंदर से भी आ रही थी। माफ़ी चाहती हूँ, मैं बताना भूल गई कि शमशाद चचा गाड़ी साफ़ नहीं करते। गुल ने ज़ुबान दाँतों तले देते हुए कहा। उफ़ अल्लाह नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं जा रही हूँ गुल। मैं तुम्हारे एडवेंचर से मरना नहीं चाहती। वो मज़ाहमती अंदाज़ में कहती डिक्की का दरवाज़ा खोलने लगी। इसी लम्हे शमशाद की और 3 लोगों की गाड़ी में बैठने और गाड़ी के दरवाज़ों की ठक-ठुक की आवाज़ आई तो इबादा ने नीम अंधेरे में गुल की तरफ बेचारगी से देखा। गुल पुरइसरार से मुस्कुरा दी। गाड़ी चल पड़ी थी। इबादा ने बेसाख्ता सर पीछे लगा दिया। अब कुछ नहीं हो सकता था। गाड़ी पगडंडी जैसी सड़कों पर चल रही थी। टायरों के नीचे नोकीले खुरदरे पत्थर आ रहे थे, जिनसे टायर चिरचिराते और दोनों को ज़ोरदार ठोके लगते। हर ठुड्डे पर इबादा लरस के रह जाती और एक नाकाबिले ज़िक्र गाली निकाल के गुल को देती। गुल इसकी गर्दन पे हाथ रख के उसकी नब्ज़ टिटोल लेती। शुक्र है अब तक ज़िंदा थी। पीछे डिग्गी के धुंधले शीशे से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। चाँद की हल्की सी रोशनी थी जिससे भयानक पहाड़ियाँ सुरमई चाँदनी में नहा गई थीं और इस तरह देखने से वो कम वहशतनाक लग रही थीं। गाड़ी में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू से इबादा को बार-बार मतली आ रही थी। चित्राल तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा इबादा। मुझे यकीन है तुम दोबारा यहाँ आने से तौबा करोगी। गुल उसकी हालत से महज़ूज़ हो रही थी। अगर तुम मुझे इंसानों की तरह घुमाओ तो इसकी नौबत ना आए, लेकिन तुमने तो कसम खाई है कि मेरी तौबा करवा के ही दम लोगी। वो उसके शाने पे मुक्का रसीद करते हुए तल्ख़ी से बोली। मज़ा आ रहा है ना? वो उसे छेड़ने लगी। माइंड इट, ये खुशबू तुम्हें किसी इत्र से नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ऐसी खुशबू सिर्फ़ शमशाद चचा की गाड़ी की डिग्गी में मिल सकती है क्योंकि वो गाड़ी साफ़ नहीं करते। वो जल के बोली। बदबू किसी मरी हुई गली सड़ी चीज़ की थी। इबादा वेट थी, बदबू से अंदाज़ा कर सकती थी, लेकिन उसकी हालत घुटन से गैर हो रही थी। जब गाड़ी किसी ऊँचाई पर चढ़ने लगी तो वो दोनों दुबक के डिग्गी के दरवाज़े में जा घुसीं। एक दूसरे एक दूसरे पर लातें, बाजू, पैर बुरी तरह लग रहे थे। प्लीज़ थोड़ा-सा दरवाज़ा खोल दो, थोड़ी हवा अंदर आने दो। उससे मिन्नत की। मादाम गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, दरवाज़ा खोला तो दोनों खाई में पड़ी होंगी। गुल ने मुँह बसूर के कहा, या अल्लाह! कब पहुँचेंगे? इबादा का ज़ब्त जवाब दे गया था। बस पहुँचने वाले हैं। गुल ने उसका चेहरा थपक दिया। उन्हें डेरे पर पहुँचने में 20 मिनट की बजाय पूरे 30 मिनट लगे। रात का वक़्त था और रास्ता दुश्वार था। शमशाद चचा अच्छे ड्राइवर थे लेकिन बूढ़े हो चुके थे। उनकी खटारा गाड़ी डेरे पहुँचते-पहुँचते गुल और इबादा का भुरकस निकाल चुकी थी। डेरे की पार्किंग में शमशाद चचा अपने आदमियों के साथ उतर के वहाँ से चले गए। इतराफ में सुकून पड़ा तो गुल ने धैर्य से डिग्गी का दरवाज़ा खोला और कछुए की तरह सर बाहर निकाला। एहतियात से यहाँ-वहाँ देखा, पार्किंग खाली थी। इस तरफ कोई नहीं था। वो आहिस्ता से बाहर निकली। निकलो। बाहर आते ही उसने इबादा की तरफ हाथ बढ़ाया जिसका जिस्म चूर हो चुका था। बाहर आते ही उसने कमर की हड्डियों को चटका दिया। जोर-जोर दुख रहा था। पार्किंग में खासा अंधेरा था। हवेली की गाड़ियाँ वक्फे-वक्फे से खड़ी थीं। वो दोनों गाड़ियों से निकल के थोड़ा साइड पे हो गईं। यहाँ ढोल की थाप, बांसुरी और तालियों की आवाज़ दब-दब के आ रही थी। देखूँ तो सही, बदबू किस चीज़ की थी? इबादा फुर्सत से डिग्गी पर झुकने लगी तो गुल ने पीछे से कमीज़ पकड़ के खींचा। चुप करो, बदबू ढूँढने आई हो यहाँ। मगर गुल ने आंखें दिखाईं। शराफ़त से खड़ी रहो। वो उसकी कमीज़ छोड़ के संजीदगी से कुछ सोचने लगी। तुम बहुत रूड हो गुल, वो बुड़बुड़ाई। ये डेरे की बाईं सिमत है। दाईं सिमत डेरे की इमारत है और दरमियान में मैदान, जहाँ अटन हो रहा है। दाएँ दरवाज़ा बाईं तरफ लगा है। हम यहाँ से तो नहीं जा सकते। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि गुल कुछ सोचते-सोचते ठहरी। हम दाएँ तरफ से इमारत में दाखिल होते हैं। वहाँ इस वक़्त कोई नहीं होगा। फिर वहाँ से एक कमरे की खिड़की खोल के मैदान में झाँक लेंगे। सामने से गए तो पकड़े जाएँगे और जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी अल-अमान अल्लाह हाफ़िज़। और अगर इमारत में कोई हुआ तो? वहाँ कोई नहीं होता। तुम्हें कैसे पता? अपना डेरा है, मुझे पता नहीं होगा तो क्या तुम्हें होगा? वो ठिनक के बोली। इबादत चुप हो गई। वो उसका हाथ थाम के बिल्ली की चाल चलते हुए दाएँ तरफ आई। इमारत की खिड़कियाँ इस तरफ भी खुलती थीं, लेकिन वहाँ नीचे खतरनाक खाई थी जिसमें पत्थरों के नोकीले कोने निकले हुए थे। दरअसल पहाड़ के इस हिस्से को बिल्डोज़र से काट के हमवार किया गया था, इसलिए चट्टानों के तराशीदा कोने सतह से झाँक रहे थे। यहाँ तारीकी थी, इबादा के लिए कदम रखना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो अंधेरे में नीचे ज़मीन का अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी। अलबत्ता गुल ऐसे कदम बढ़ा रही थी जैसे नीचे कोई प्लेन रोड हो या फिर हमवार सा मैदान जहाँ नशीब व फराज का नाम नहीं था। हवेली के कमरों की खिड़कियों और खाइयों के दरमियान 2 फुट का फासला था। इस तरफ बाड़ नहीं लगी हुई थी,
یہ جگہ کافی ڈہلوانی تھی، چاندنی میں کھائی کا احساس ہو رہا تھا لیکن اندازہ نہیں۔ گل نے کھڑکی کے پٹ تھوڑے سے وا کیے اور آنکھ کے کونے سے اندر نگاہ ڈالی۔ چھوٹی سی درز سے اندھیرا باہر نکلا۔ کمرے کی روشنی بجھی ہوئی تھی، یقیناً یہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دونوں پٹ کھول دیے۔ کھڑکیوں میں سلاخیں نہیں تھیں، اس لیے دونوں بے حد آہستہ سے چوکھٹ پار کر کے اندر چلی گئیں۔ گل دبے قدموں سے مخالف سمت لگی کھڑکی کی طرف آئی اور ذرا سی کھول دی۔ شور کا طوفان اندر آیا۔ لان میں خوب تقریب سجی ہوئی تھی۔ گل نے احتیاطاً دروازے کو اندر سے چٹخنی چڑھا دی اور پچھلی والی کھڑکی بند کر دی۔ کمرے میں ہنوز روشنی بجھی ہی رکھی کیونکہ لان میں بہت تیز روشنی اس طرف آ رہی تھی۔ آؤ ادھر، دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے سب، وہ چمکتی نظروں سے کہتی ایک پٹ میں کھڑی ہو گئی اور عبادہ کو دوسرے پٹ میں کھڑا کر دیا۔ ان دونوں کا چہرہ باہر سے نہیں نظر آ رہا تھا۔ لان میں چاروں طرف چارپائیاں لگی ہوئی تھیں، جہاں گاؤ تکیوں پر مہمان، مرد اور چترال کے قبائل کے معزز ممبران موجود تھے۔ ان کے سامنے عمارت کا برآمدہ تھا، جس کے ستون کے ساتھ یوسف خان، مجاہد خان اور دوسری طرف کوئی اور مرد بیٹھا ہوا تھا، جس کا چہرہ سائڈ سے تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا۔ ان کی پشت تھی، وہ سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں درمیان میں آگ کا الاؤ چل رہا تھا۔ لمبی لمبی لکڑیوں کو تکون میں کھڑا کر کے ان کو آگ سلگائی گئی تھی۔ ہلکی ہلکی چنگاریاں ہوا میں تحلیل ہو رہی تھیں۔ اس آگ کے گرد بلتی قبیلے اور کھوار قبیلے کے نوجوان مرد ایک دائرے میں گھومتے ہوئے رقص کر رہے تھے۔ یہ بالکل وہی رقص تھا جو عبادہ نے بلتیوں کی آمد والی رات دیکھا تھا۔ طبلے، بانسری، رباب اور ستار والے بائیں طرف ایک تخت پر قوال گروہ کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان چاروں اوزاروں سے ایسے راگ پیدا کر رہے تھے جن پر نوجوان لڑکوں کی پیر اور ہاتھوں کے سٹیپس پورے بیٹھ رہے تھے۔ اس سب میں اتنا کچھ خاص نہیں تھا، پھر گل اسے کھینچتے ہوئے کیوں لائی تھی؟ اس نے تعجب سے گل کو دیکھا اور پھر ایک لمحے کے لیے وہ سانس لینا بھول گئی۔ گل کو کھڑکی کی چوکھٹ پکڑے پلکیں جھپکے بغیر سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جو عبادہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سیاہ بٹن تیزی سے بڑا ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو کافی غور کرنے کے بعد محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ کسی اتنی چاہت اور مان سے دیکھ رہی تھی۔ عبادہ نے آہستہ سے گردن گھمائی۔ سامنے مردوں کے دائرے میں پہلا نمبر اس کا تھا۔ اس نے سرمئی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، جس پہ سرمئی ہی چادر گردن کے دونوں اطراف سے لٹک رہی تھی۔ اس کے پیروں میں سرمئی کھیڑیاں تھیں اور سر پہ چترالی پکول ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ اس ٹولے کے ساتھ بالکل ان جیسا تھرک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس مسکراہٹ میں کچھ خاص تھا، ایک انجانی سی خوشی کا احساس جھلک رہا تھا۔ گل کی نظر اس پہ فکس تھی، وہ صرف غازان کو دیکھ رہی تھی۔ عبادہ کے معدے میں تتلیاں گھومی۔ کیا گل غازان سے محبت؟ اسے ڈھیروں ویرانیوں نے گھیر لیا۔ یکدم اسے اپنا آپ ان سب میں بہت انجان، بہت اجنبی محسوس ہوا۔ وہ کھڑکی کی چوکھٹ کو تھام کے ایک قدم پیچھے ہوئی۔ وہ بہت ہینڈسم ہے نا؟ گل بہکے بہکے لہجے میں بولی۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ کسی بھی لڑکی کا دل اس پہ آ سکتا ہے۔ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کے یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ وہ مشرقی لباس میں زیادہ پرکشش لگتا ہے یا پھر مغربی لباس میں۔ اس پہ شلوار قمیض زیادہ اچھی لگتی ہے یا پینٹ شرٹ؟ وہ ہوڈی میں ہینڈسم لگتا ہے یا پکول میں؟ وہ مسکراتا ہوا اچھا لگتا ہے یا پھر ڈانٹتا ہوا؟ غصے میں اس پہ زیادہ پیار آتا ہے یا پھر شرارت میں؟ اس کی سنجیدگی زیادہ بھاتی ہے یا اس کی شوخی؟ اسے دھیرے سے عبادہ کو دیکھا۔ بتاؤ نا، وہ کب زیادہ اچھا لگتا ہے؟ تم تو اس کے ساتھ پچھلے 2 ہفتوں سے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کس وقت زیادہ حسین لگتا ہے؟ وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے شدید انتظار کے بعد کوئی عاشق محبوب سے پوچھے، بتاؤ تم نے مجھے یاد کیا؟ کب کب، کیسے کیسے، کہاں کہاں؟ کیا ہر لمحے، ہر پل، ہر لحظے؟ کیا بتاؤ نا؟ عبادہ جیسے ٹھہر گئی۔ اس نے غازان کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اتنے قریب سے کہ اس کی پرفیوم کی خوشبو سے ہی وہ نہیں نکل پاتی تھی۔ اس نے اس کے جوتوں، کپڑوں پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ تو اس کی مسکراتی آنکھوں، مبہم چہرے اور گمبھیر سی آواز میں کھو جاتی تھی۔ وہ تو کچھ بولنے سے پہلے کچھ تول بھی نہیں پاتی تھی۔ وہ کیا بتاتی؟ گل کیا پوچھ رہی تھی؟ تم بھی کنفیوز ہو، میں بھی ہوتی ہوں۔ اس کے لباس تک پہنچتے پہنچتے نگاہیں تھک جاتی ہیں۔ اس کا ایک ایک انداز ہی اتنا پیارا ہے۔ اس کی لمبی ترچھی سی آنکھیں اور ان میں اترتے مد و جزر جیسے پیالی میں طوفان۔ پتہ ہے، آئی نو اس بات کے بعد تو مجھے انتہائی گھمنڈی سمجھو گی، لیکن اگر وہ چترال سے نہ ہوتا تو پیارا نہ ہوتا۔ وہ چترال سے ہے جبھی اتنا پیارا ہے۔ وہ ذرا اکڑ کے بولی۔ عبادہ نے مسکرا کے سر جھٹک دیا۔ بہت خود غرض واقع ہوئی تھی گل چترال کے معاملے میں۔ وہ کبھی رقص نہیں کرتا تھا۔ بچپن میں بابا اور چچا اسے بہت کہتے تھے کہ سیکھ لو، یہ ثقافت ہے۔ اسے سیکھا لیکن کبھی کیا نہیں۔ آج یہ پہلی اور آخری بار کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ سردار بن جائے گا، پھر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ سردار رقص نہیں کر سکتے؟
کر سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے، لیکن وہ سردار کی شان کے خلاف ہے۔ یوسف خان کو دیکھ لو، جانے آخری بار کب اٹینڈ کیا تھا؟ سردار بننے کے بعد بالکوں والے شوق ترک کرنے پڑتے ہیں، تو پھر آج کیوں کر رہا ہے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ عبادہ نے الجھن سے پوچھا۔ آج مقابلہ ہے۔ کس چیز کا؟ اٹن کا۔ جب بلتی آتے ہیں تو ہمارے اور ان کے مختلف مقابلے ہوتے ہیں۔ 2 دن پہلے نشانے بازی کا مقابلہ ہوا، آج اٹن کا ہے، اور پھر تیراکی اور شکار کا ہوگا۔ جب تک شندور نہیں آ جاتا یہ مقابلے وقفے وقفے سے ہوتے رہیں گے۔ غازان اٹن چھوڑ کے یوسف خان کے ساتھ بیٹھے آدمی سے جھک کے مل رہا تھا۔ اس کا چہرہ گلابی پڑ چکا تھا، آدمی اس کے شانے تھپک رہا تھا۔ غازان کو تھرکنا نہیں آتا، لیکن وہ کوشش اچھی کر لیتا ہے۔ سب اسے چڑھاتے ہیں کہ وہ کیسا سردار ہے جسے نہ نشانہ لگانا آتا ہے اور نہ اٹن۔ اسے چترال کے باسیوں کا ایک بھی شوق نہیں آتا۔ لوگ تو اس کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ لندن جا کے بدل گیا ہے۔ گل نے ہنسی دبائی۔ غازان اس آدمی کے داہنے ہاتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کی پشت ان کی طرف تھی۔ ملازم اسے ٹرے میں مشروب پیش کر کے گیا تو اس نے گلاس اٹھا لیا۔ ہم دونوں بچپن سے ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، مجھے اسکول یہی لے کر جاتا تھا۔ یہ مجھ سے 5 کلاس آگے تھا۔ میں حویلی کی اکلوتی لڑکی تھی جو پڑھ رہی تھی۔ میٹرک میں ہم دونوں کے ایک جیسے مارکس آئے تھے، لیکن میں انگلش میں اس سے آگے تھی اور یہ میتھس میں۔ میتھس میرے دماغ کا اندر آنے سے پہلے انتقال کر جاتی ہے۔ وہ کھسیا کے مسکرائی۔ میں پشاور چلی گئی اور یہ اسلام آباد۔ اس نے ماسٹر کی ڈگری قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے لی ہے۔ ماسٹر کے بعد حویلی آ گئی اور یہ لندن چلا گیا۔ میری اور ابتہاج کی ساری لڑائیوں میں یہی صلح کرواتا تھا۔ تم تو جانتی ہو جتنا جذباتی ابتہاج ہے اس سے زیادہ میں ہوں۔ ایک دفعہ بھڑک جاؤں پھر دماغ جگہ پہ آنے میں بہت وقت لیتا ہے۔ یہ البتہ بہت پرسکون اور فہم رکھنے والا بچہ تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے نہ ابتہاج سے لڑائی کی۔ وہ عام بچوں سے بہت مختلف تھا جو شاید تم نے اس کی پرسنالٹی میں دیکھا ہوگا۔ اس نے اندیکھا سا سر ہاں میں ہلایا۔ گل خاموش ہو گئی۔ غازان جس آدمی کے ساتھ کھڑا تھا وہ آدمی فون پہ بات کرنے کے لیے دائیں طرف کونے میں چلا گیا تھا۔ اس کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ گل کی نظروں میں شوخی تھی۔ عبادہ کو یکدم بے چینی ہونے لگی۔ اپنی اس حالت سے وہ خود بھی کشمکش کا شکار ہو رہی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی اس اضطراب کی؟ کیا اسے گل کا غازان کو یوں دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ مگر کیوں؟ وہ دونوں کزن تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے کا حق رکھتے تھے، پھر کیا وہ جل رہی تھی؟ نہیں، اسے گھبرا کر سر نفی میں ہلایا۔ ہرگز نہیں، وہ کیوں جلے گی؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس نے برے خیالات جھٹکتے ہوئے گہری سانس لی۔ اٹن ختم ہو رہا تھا۔ ڈھول والے شاید تھک گئے۔ تھرکنے والا مرد ٹولہ بے جان لگ رہا تھا۔ اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، 12:30 بج رہے تھے۔ اسے سخت جمائیاں آنے لگی، اب انہیں چلنا چاہیے تھا۔ اس کی کل فلائٹ تھی۔ وہ بات کرنے کی غرض سے گل کی طرف مڑی۔ وہ بدستور چوکھٹ کے گرد ہاتھ باندھے بہکی نظروں سے اس باہر دیکھ رہی تھی۔ گل، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ عبادہ نے اسے کسی گہرے خیال سے نکالا۔ میں نے کہا ہمیں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کمرے میں کسی کے رونے کی آواز گونجی۔ وہ دونوں بری طرح چونکتے ہوئے ایڑیوں کے بل گھومی۔ کمرے میں کوئی تھا۔ یہ بلی کی آواز تھی نا؟ عبادہ نے گھبراتے ہوئے تسلی مانگی۔ نہیں، بچے کی ہے۔ بلی کے بچے کی؟ انسان کے بچے کی۔ انسان کا بچہ بلی کی آواز کیوں نکالے گا گل؟ انسان کا بچہ ہے اور رو رہا ہے۔ انسان کا بچہ بلی کی آواز میں کیوں روئے گا؟ وہ زج کرنے لگی۔ انسان کا بچہ ہے اور انسان کی آواز میں رو رہا ہے۔ گل نے بمشکل خود کو عبادہ کو تھپڑ لگانے سے روکا۔ لیکن کیوں؟ مجھے کیا پتا۔ امی، بچے کی آواز قریب سے آئی۔ کہاں ہے یہ بچہ؟ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور شور بھی اتنا زیادہ تھا کہ کان پڑی آواز مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ دیکھتی ہوں۔ گل کھڑکی سے ہٹی اور عبادہ کو بھی ہٹایا، پھر سوئچ بورڈ کے پاس آئی اور لائٹ کا بٹن ٹٹولا۔ کچھ بٹنوں سے ٹک ٹوں کرنے کے بعد بالآخر انگلی متعلقہ بٹن پہ پڑ گئی۔ بٹن جیسے ہی نیچے ہوا، کمرے میں 0 واٹ بلب کی مدھم سی روشنی دوڑ گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی دونوں بری طرح بوکھلائیں۔ وہاں بیڈ پہ بچے سو رہے تھے۔ یہ وہ بچے تھے جن کا اپنے باپ دادوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، سو وہ انہیں اپنے ساتھ ہی ڈیرے لے آتے تھے اور پھر نیند آنے پر ان کے باپ دادا انہیں اس کمرے میں سلا دیتے تھے۔ جو بچہ رو رہا تھا وہ 6 سال کا لڑکا تھا جو بیڈ پہ بیٹھا آنکھیں مسل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک 11 سال کا لڑکا لیٹا ہوا تھا۔ روتے بچے کی آوازیں سن کے سویا لڑکا بار بار کسمسا رہا تھا۔ گل نے ایک نظر بچے پہ ڈالی اور بچے نے دونوں کو دیکھتے ہی ایک زوردار چیخ ماری۔ امی، ابو، امی، ابو، امی۔ وہ بیڈ پہ اچھل اچھل کے ہانپنے لگا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ شش! گل اس کو خاموش کروانے کی غرض سے قریب آئی۔ بچہ مزید بدک گیا۔ اس نے بلند آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔
जिसके साथ सोया हुआ बच्चा आंखें मसलता हुआ उठ उठ बैठा। चुप करो, मैं हूँ। गुल उसको खुवारी जुबान में खामोश करवा रही थी। साथ उठे बच्चे के आसाब जब बेदार हुए और उसने नींद से बोझल पड़ती आंखों को खोल के दाएं बाएं देखा तो एक लम्हे के लिए साकित रह गया। अगले ही पल उसने भी एक दिलखराश चीख मारी, अम्मी चुड़ैल, भूत चुड़ैल। 11 साल का लड़का हवास बाख्ता अंदाज में बेड से उतरा और दरवाजे की सिमत भागा। गुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिजली सी तेजी से लड़के के पीछे भागी। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, गुल ने उसे पकड़ लिया। रुक जाओ, रुक जाओ। अब्बू बचाओ, चुड़ैल, अम्मी। लड़के ने पूरी जान का जोर गला फाड़ने पर लगा दिया। उसकी आवाज़ सुन के बाहर खड़े चंद मर्दों में हलचल हुई। उन्होंने गर्दनें मोड़ के पीछे देखा, जिनमें गाजान भी था। चुप कर जाओ मेरे बाप, चुड़ैल क्यों कह रहे हो? इतनी भयानक तो नहीं हूं मैं। गुल उसके मुंह पर हाथ रख के हबकी से बोली, अब्बू। कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाजें बुरी तरह गूंजने लगी थी, जिन्हें सुन के बाहर से वही मर्द अंदर की जानिब लपके। खिड़की के दर से इबादा ने उनको आता देखा तो वो बुरी तरह सिर पिटा गई। गुल, वो अंदर आ रहे हैं। उसने चटाक से खिड़कियां बंद की और चटकने चढ़ाई। जीरो बल्ब में एक दूसरे को देखना मुश्किल हो रहा था। कौन? मर्द? क्यों हमें वेलकम करने? वो जल के बोली, इनकी आवाज़ें सुन ली हैं क्या? हाँ, चलो यहाँ से। इसी लम्हे कुछ मर्दों ने, जिनमें गाजान भी था, दरवाज़ा धड़धड़ाया। एहसन, दानिश? वो मकामी लहजे में पूछ रहे थे। बच्चे के मुंह पर हनूज गुल का हाथ था। गुल ने एकदम धक्का देकर बच्चे को बेड पे फेंक दिया और खुद बाहर वाली खिड़की की तरफ भागी। इबादा उसके पीछे लपकी। चुड़ैल, अब्बू। लड़के ने मौका देख के दरवाजे की चुटकनी खोलने के लिए एड़ियां ऊपर उठाई। उसका हाथ बमुश्किल पहुंच रहा था। दरवाज़ा क्यों बंद किया है बेटा? दरवाज़ा खोलो, क्यों चीख रहे हो? चुड़ैल, बाबा, भूतनी। लड़के ने 2 उंगलियों से चुटकनी को थाम लिया और नीचे घसीटा। दरवाज़ा खुला। इसी लम्हे वो दोनों कूद के बाहर निकल गईं, लेकिन निकलते निकलते किसी ने इबादा का पल्लू खिड़की से निकलते हुए देख लिया था। क्या हुआ? बच्चे की गैर होती हालत पर मर्द ने उसे गले लगा लिया, जबकि दूसरा शख्स तेजी से खिड़की के पास आया और बाहर झांका, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वो दोनों अंधेरे में गायब हो चुकी थीं। चाचू, चुड़ैल आई थी, चुड़ैल। 11 साल का लड़का बुरी तरह डर गया था। कौन सी चुड़ैल? कैसी चुड़ैल? भयानक चुड़ैल, इतने लंबे बाल, काला चेहरा, भूतनी जैसा। वो हाँफ हाँफ के हुलिया बता रहा था। गाजान ने उस शख्स को देखा जो कमरे में था, और उस शख्स ने उस गाजान को। दोनों की आंखों में उलझन उभरी। मैं देखता हूँ समी, गाज़ान पुरज़्म लहजे में कहते हुए बाहर निकल गया। वो दोनों अंधाधुंध भाग रही थीं। पार्किंग में आने के बाद दोनों ठहर गईं। गुल ने गाड़ी के बोनट पे हाथ रखा और गहरे गहरे सांस लेने लगी। इबादा ने भी क़याम करने वाले अंदाज में घुट्टे पकड़ लिए। दोनों को बुरी तरह सांस चढ़ चुका था। हम इतने भयानक हैं क्या? हमसे बच्चे डर रहे हैं। ये क्या बात हुई? गुल को अफसोस हो रहा था। तुम्हारे बारे में मैं उनके नज़रियात से इत्तफ़ाक़ करती हूँ, अलबत्ता मेरे बारे में भी उनकी ये राय होगी। ये जानकर बहुत बुरा लग रहा है। इबादा ने मासूमियत से कहा। अच्छा, तो तुम हूर परी हो? गुल ने यकायक सीने पर हाथ बांधे। इबादा घुटनों से हाथ हटाते हुए सीधी हुई। इसमें कोई शक? बिल्कुल, तुम्हारा हुस्न मेरे सामने फीका है मादाम। गुल ने फर्जी कॉलर झाड़े। इसका फैसला तो खुद छोटे से बच्चे ने कर दिया है। उसने तुम्हें देखा नहीं था ना, इसलिए। गुल ने तुम्हें पे जोर दिया। मुझे देखा होता तो दिल को सुकून हो जाता है। लंगूर के साथ हूर भी आई है, सो डरने की जरूरत नहीं। उसने बालों को झटका। मैं तुम्हें लंगूर दिखती हूँ? गुल सदमे से कहती हुई आगे आई। खुद से पूछो, उसने शाने उचकाए। शट अप, मेरे हुस्न के चर्चे पूरे चित्राल में हैं। अच्छा, वो बच्चा फिर लाहौर से आया था क्या? वो सोकर उठा था। देखो, फिर भी उसे तुम्हें पहचान लिया। इबादा ने ताली पे ताली बजाई और हंसने लगी। हंसने की जरूरत नहीं, वो डर गया था। वो तुमसे डर गया था, मिस चुड़ैल। तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो? मैं तुम्हें अटन दिखाने यहाँ लाई, अपनी जान पे खेल के इतना बड़ा रिस्क लिया, और तुम मुझसे मुंह मारी कर रही हो? क्या इस दिन के लिए पाला पोसा था तुम्हें? क्या ये सब देखने के लिए तुम्हें सगी औलाद से ज्यादा प्यार दिया था? क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें गोद लिया था? गुल ने दिल पे मुट्ठी रखी, होठों को आपस में पैवस्त करके रोने वाली शक्ल बनाते हुए कमाल की ओवर एक्टिंग की। अच्छा ठीक है अम्मा जान, अपनी बेटी को माफ करें। इबादा ने हाथ जोड़ लिए। अब ये सोचो यहाँ से जाएंगे कैसे? मैं बता रही हूँ, मैं इस डिग्गी में नहीं जाऊंगी। इबादा ने अड़ते हुए कहा। मैं तुम दोनों के लिए रोज रॉयस भेजता हूँ, उसमें चली जाना। गासान की आवाज़ सुन के दोनों के कान खड़े हो गए। वो ऐसे अलर्ट हो गई जैसे ढीले चलते फौजी पे उसका अफसर अचानक आ जाए और वो आसान बाश वाले अंदाज में तन के खड़ा हो जाए। वो भी जहाँ खड़ी थीं वहां से हिल नहीं सकीं जब गाजान कदम कदम चल के दोनों के सामने आ गया। पेशानी पर बल थे, आंखें सुकेड़ी हुई थीं। उसके पास शॉल नहीं थी। क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ?
उसने सीने पर हाथ बांधते हुए दोनों को बारी-बारी देखा, दोनों को सांप सूंघ गया। एक ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। "मैं कुछ पूछ रहा हूँ," ग़ाज़ान ज़रा सख्ती से बोला। "वो वो हम" गुल मिनमिनाई। "वो क्या?" इबादा को अटन देखना था। इस बेचारी ने पहले कभी देखा नहीं ना। इसने कहा, "लाहौर जाने से पहले चित्राल की अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ लेके जानी हैं। मैंने सोचा इसको ले जाऊँ।" बेचारी फिर जाने कब आए? एक ही दफ़ा में सब कुछ देख ले। गुल ने दाँत निकाल-निकाल के बात सँभालने की कोशिश की। "आप पटन देखना चाहती थीं?" उसने इबादा को संजीदगी से देखा। "हाँ, बिल्कुल," गुल ने जवाब दिया। अब इबादा अलबत्ता खामोश थी। "जहाँ तक मेरे इल्म में है, इबादा अटन देख चुकी है। क्यों इबादा? मैं ठीक कह रहा हूँ?" और आज़ाद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। हालाँकि अंधेरे में किसी का चेहरा वाज़ेह नहीं नज़र आ रहा था। इबादा ने बोधा सा सर हिला दिया, मगर चेहरा फेर लिया। वो आज़ान से कोई बात नहीं करना चाहती थी। "अच्छा?" गुल की बत्ती सी गुम हो गई। "तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?" "बहुत बुरा लग रहा था।" "देख लें आज़ान, ऐसी है ये। कुछ पूछो तो बताती ही नहीं, कितनी ही कोई मेसनी।" "शट अप गुल," आज़ान बरहमी से बोला। गुल घबरा के पीछे हुई और बोनट से जा लगी। "जब देखो तुम्हें शरारत करनी होती है, 25 की हो तुम या 50 5 की। कब बड़ी होगी तुम में चोटी आएगी या नहीं, या फिर हम इंतज़ार करेंगे कब गुले लाला दी ग्रेट पढ़ी लिखी बाशऊर और अक्लमंद लड़की बनेगी। तुमसे ज़्यादा बेचोर तो इब्राहिम है, कम से कम उसे अपने हदूद और क़यूद का तो पता है, ना कि तुम। रात के किसी भी पहर उठ के कहीं निकल जाती हो, ये ठीक है तुम्हारे लिए?" वो बुरी तरह झिड़कने लगा। इबादा को अटन उसके मुँह में ही लफ्ज़ टूट गए। "इबादा अटन देख चुकी है, ये बहाना मत बनाओ और शरारतों से बाज़ आ जाओ।" "मेरा दिल कर रहा था अटन देखने का, इसलिए आ गई।" ग़ाज़ान की डाँट से उसके होंठ लटक गए। "कल को कुआँ अच्छा लगेगा तो क्या कूद पड़ोगी? मर्दों के डेरे में तुम्हारा क्या काम? तुम जानती हो, अगर यहाँ किसी को भी भिनक लग गई तो तुम्हारे साथ क्या होगा? खान जी तुम्हारी टाँगें तुड़वा देंगे। इस वक़्त मैं गाड़ी करके दे रहा हूँ, शराफ़त से हवेली पहुँचो। अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत दोबारा की तो याद रखना गुल, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा।" वो अंगुश्त उठा के उसे अच्छी तरह वार्न करते हुए बोला। गुल की गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई। ग़ाज़ान ने दोनों को गाड़ी करके दी और ड्राइवर को हिदायत की कि दोनों को बहिफ़ाज़त घर पहुँचा दे। गाड़ी वीरान सड़क पर चल रही थी। गुल शीशे से बाहर देख रही थी। उसका पारा हाई था, जबकि इबादा कब से हँसी रोक के बैठी हुई थी। बिलाखिर उसने गुल को छेड़ ही दिया। "वो हुडी में ज़्यादा अच्छा लगता है या पकोल में?" गुल ने कसलमंदी से पहलू बदला, लेकिन कुछ नहीं बोली। गाड़ी में अंधेरा था, ताकि किसी को दोनों की आने की खबर न हो जाए। "उसकी संजीदगी ज़्यादा भाती है या उसकी शौक?" "शट अप!" गुल बरहमी से पलटी। इबादा खी-खी करने लगी। "तुम चुप कर रही हो या मैं तुम्हें गाड़ी से धक्का दे दूँ?" गुल को तैश चढ़ा। वो शलवार कमीज़ में अच्छा लगता है, या हँस-हँस के उसके पेट में दर्द हो गया और आँखें नम हो गईं। "चुप करो!" गुल ने चिढ़ के कहते हुए उसे धक्का दिया और खुद चेहरा दूसरी तरफ मोड़ मोड़ दिया। वो बहुत बुरा मान गई थी। इबादा ने खुद को सँभाला, सीधी हुई, हँसी बंद की, खुद को कंपोज़ किया और गुल के गिर्द बाजू हमायल किए। गुल ने शानों की मदद से झटक दिए। "ओके, सॉरी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। पहली बार डाँटा है उसने मुझे, समझी तुम?" वो जता के बोली। "सुनने से तो लग रहा था हर रोज़ डाँटता होगा। वो इब्तिहाज नहीं है।" "अच्छा ना, सॉरी।" इबादा ने फिर से बाजू हमायल कर लिए। "दोस्त हूँ ना तुम्हारी, बुरा मत मानो, मैं मज़ाक कर रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अगर मुझसे ना लड़ती तो वो मुझे पता चल जाता कि कोई आ रहा है। तुमने मेरा ध्यान भटका दिया।" "अच्छा जी, लगाओ सारे इल्ज़ाम मुझ पे। लाहौर से आके गलती कर ली।" उसने बाजू पीछे कर लिए। "तुम नहीं बता सकती थी कि अटन देखा हुआ है तुमने? और जैसा मेरे बताने से तुम रुक जाती।" इबादा ने नाक से मक्खी उड़ाई। "ओके ठीक है, लेकिन बहाना तो कोई और बना लेती।" "बहाना यहाँ आने से पहले सोचना था," इबादा ने टॉन्ट किया। "जिताओ नहीं मुझे, पहली बार पकड़ी गई हूँ।" "ओह! यानी इससे पहले भी तुम यहाँ आती रही हो?" "हाँ, कई बार," वो तफ़ाखुर से बोली। "फिर तो पकड़े जाना था, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी?" इबादा ने तंज़ किया। "जब तक है जान," गुल ने सीने पर हाथ बाँध के डिठाई से कहा। इबादा ने आँखें घुमा के सर झटक दिया। 10-20 मिनट तक ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा। जब हवेली की चढ़ाई आई तो गुल ने सीट से आगे होते हुए ड्राइवर को देखा। "काका, गाड़ी रोक दो।" "हैं? क्यों?" इबादा चौंक गई। "यहाँ से पैदल जाएँगे, तुम्हें कुछ दिखाना है?" "मैं इस वक़्त अपनी आरामगाह के अलावा कुछ नहीं देखना चाहती मिस गुल लाला। अगर तुमने ये चीज़ नहीं देखी तो तुमने दुनिया में कुछ नहीं देखा। तुम पछताओगी सारी ज़िंदगी ये ना देखने पर।" वो उसको बातों में घेरने लगी। "अच्छा, कौन-सा अजूबा है वो?" "दिखाती हूँ।" "काका, गाड़ी रोको ना।" ड्राइवर ताबेदार था, फ़ौरन गाड़ी रोक दी। गुल ने पिछला दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। साथ ही बाधा भी बाहर आ गई। चारों तरफ गुप अंधेरा था, चाँदनी छुपी हुई थी। इस तरफ घने दरख्त थे और हरा-भरा सा जंगल था। ऊपर हवेली की मीनारें नज़र आ रही थीं, जहाँ रोशनियाँ जल रही थीं। "काका, तुम जाओ, हम आगे चली जाएँगी।"
گل نے ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیور کو الوداع کیا۔ کچھ دیر وہاں گاڑی کی گڑگڑاہٹ گونجی، پھر جیسے ہی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، چاروں کونٹ آسیبی سی خاموشی پھیل گئی۔ یہ حویلی کی سڑک تھی، سیدھی اوپر جاتی تھی، 20 منٹ پیدل چلنا تھا، پھر وہ دونوں پہنچ جاتی، لیکن گل سڑک پہ چلنے کی بجائے دائیں طرف جنگل میں اتر گئی۔ گل، کہاں جا رہی ہو؟ عبادہ بوکھلا گئی۔ گل نے پلٹ کے دیکھا۔ تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ میرے ساتھ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ نرمی سے اسے بلانے لگی، لیکن عبادہ کو اس کی دماغی حالت پہ شک سا گزرا۔ وہ جنگل میں جا رہی تھی، رات کے 1 بجے، کیا وہ ہوش و حواس میں تھی؟ گل، اٹس ناٹ سیف، یہ جنگل ہے، جانور ہوں گے۔ تمہیں لگتا ہے ہم یہاں خونخوار جانور رہنے دیتے ہوں گے؟ کم آن، یہاں کچھ بھی نہیں، یہ سیف ہے۔ وہ گھنی جھاڑیوں میں آگے جا رہی تھی۔ عبادہ ویران سڑک پہ اکیلی کھڑی تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور دور دور تک پہاڑیاں ہانٹڈ لگ رہی تھیں۔ اسے اندھیرے سے خوف آتا اور تنہائی سے اور بھی زیادہ، اس لیے وہ تیزی سے گل کے پیچھے آئی۔ یہ حویلی کا جنگل ہے، گنے چنے درخت ہیں، باقی تو گھاس پھوس اور چھوٹی جھاڑیاں ہیں۔ یہاں سے میرے کمرے تک راستہ جاتا ہے، اوپر کچا راستہ ہے، لیکن عین بالکنی کے سامنے پہنچا دیتا ہے۔ میں تمہیں جو دکھانے لے کے جا رہی ہوں، اسے دیکھنے کے بعد ہم اسی راستے پہ اوپر جائیں گی۔ وہ آگے چلتے ہوئے لائحہ عمل بتانے لگی۔ عبادہ کو خوف آ رہا تھا۔ جنگل سے چچوندروں اور چینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں، چاروں طرف طلسماتی خاموشی تھی، بھیانک سا احساس ہو رہا تھا۔ گل، تم مجھے مارنے تو نہیں لے کے جا رہی نا؟ اس نے خفیف سا پوچھا۔ بالکل لے کے جا رہی ہوں، مجھے لوگوں کو مارنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی۔ بہت وحشت ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے، شہر سے جو ہو، ہم پہاڑی لوگوں کے لیے یہ کھائیاں، یہ جنگل، یہ راستے، یہ اندھیرے کچھ بھی نہیں، میں تو اکیلی بھی آ جاتی ہوں یہاں۔ لیکن تم یہاں اکیلے کرنے کیا آتی ہو؟ عبادہ نے تفتیشی افسر کی طرح سوال کیا، ایک پرانی یاد دہرانے، خود کو موٹیویٹ کرنے۔ وہ رک گئی۔ سامنے جھاڑیاں نہیں تھیں، گھاس تھی، چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پہ پھیلا نرم ملائم گھاس کا قطع تھا، جیسے نرم مخملی قالین بچھا ہو۔ یہ جنگل اور اس کی یہ جگہ میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں عبادہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے بابا سے آخری ملاقات کی تھی۔ اس کی اگلی صبح ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یکدم ہی اسے اداسی نے گھیر لیا۔ وہ وہاں کتے پہ کھڑی تھی، سامنے دیکھنے لگی اور لمحوں میں وہ پیچھے چلی گئی، بچپن میں اپنے بابا کے پاس۔ 7 سال کی گل لالا اور 31 سال کا اس کا باپ۔ میرے پاس اگر زندگی میں کچھ بیش بہا ہے تو وہ بابا کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے ہیں۔ ان لمحوں کو محسوس کرنے کے لیے میں جس بھی تکلیف، پابندی یا رکاوٹ سے گزرتی ہوں، وہ مجھے کچھ نہیں لگتے، کسی عاشق کی طرح، جیسے وہ محبوب کے دیدار میں انگاروں پر چلنے سے بھی گریز نہیں کرتا، بالکل اسی طرح میں بھی بابا کے ساتھ گزارے ان دھندلے لمحات کو دوبارہ محسوس کرنے کے لیے کسی بھی درد سے نہیں چوکتی۔ اس نے جھک کے ایک جھاڑی پکڑی اور وہاں سے 2 انگلیوں کی مدد سے کچھ چننے لگی۔ چنتے چنتے اس نے وہ دانے اپنی ہتھیلی پہ رکھے، پھر دوسری ہتھیلی کی مدد سے ان دانوں کو مسل دیا۔ مسلنے سے ان کے دانے ٹوٹ گئے اور ان کے اندر سے عرق نکلا۔ اس نے وہ عرق خود پہ عطر کی طرح مل لیا، بازوؤں پہ، فراک کے دامن پہ، جھک کے جوتوں پہ بھی مل لیا۔ سارا تریاک لگانے کے بعد وہ سیدھی ہوئی۔ یہاں اندھیرا ہے، خاموشی ہے، ویرانی ہے، اور بقول تمہارے وحشت بھی ہے، لیکن تم غور سے دیکھنا عبادہ، اب یہاں حویلی سے زیادہ روشنی ہونے والی ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ عبادہ اسے توجہ سے دیکھنے لگی۔ گل نے فراک کا دامن 2 انگلیوں کی مدد سے اوپر اٹھایا، پھر نرمی سے گھاس کے کتے پر پہلا قدم رکھ دیا۔ اسے جیسے ہی قدم اٹھایا، وہاں سے روشنیوں کی اندیکھی پھوار سی پھوٹ پڑی، ننھی ننھی جلتی بجھتی روشنیاں اس کے قدموں کے ساتھ اٹھنے لگیں۔ گل نے پیروں پر تھرکنا شروع کیا۔ ڈزنی کی شہزادی کی طرح فراک کا دامن کونے سے اٹھائے وہ گھاس پر پھدک رہی تھی، اور ایسا کرنے سے ننھے ننھے جگنو اٹھ کر اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ پل بھر میں وہاں پیلی روشنیوں کی بہار سی آ گئی، سارا جنگل ایسے منور ہو گیا جیسے دن کی روشنی ہو۔ جگنو ایک ہی تار میں گل کے پیچھے پیچھے اڑ رہے تھے، جلتے بجھتے فضا میں محبت بکھیرتے، سبز گھاس پہ پیلے کمکمے جلاتے۔ عبادہ گنگ منہ سے یہ دیکھ رہی تھی۔ بابا مجھے آخری ملاقات میں یہاں لائے تھے، اس جھاڑی کے دانوں کو ہتھیلی پہ میں دبا کے اس کا عرق نکالا اور میرے اعضاء پہ مل دیا، پھر مجھے کہا کہ اس گھاس پہ بھاگو۔ میں بھاگی، میں جہاں جہاں بھاگتی میرے قدموں کے ساتھ گھاس پہ سوئے ہوئے جگنو اڑ جاتے اور میرے پیچھے چلنے لگتے۔ یہ دیکھ کے میں بہت بہت خوش ہوئی، میرے لیے یہ جادو جیسا تھا، بالکل میجک۔ وہ گھاس میں گول گول گھوم رہی تھی، جگنو اس کے ساتھ ساتھ چکر کاٹ رہے تھے۔ وہ روشنیوں کے درمیان تھی، روشنیاں افشاں کی طرح پھیل رہی تھیں۔ بابا نے کہا تھا کہ بیٹا، تمہاری کتاب میں بلبل اور جگنو والی جو نظم ہے، اس میں بلبل جگنو کے تعاقب میں گھر پہنچتا ہے۔ تم نے وہ بلبل نہیں بننا جو جگنو کے پیچھے چلے آئے، تم نے وہ لالا بننا ہے جس کا تعاقب جگنو کرے۔ جب جب میں اداس ہوتی ہوں تو یہاں آ جاتی ہوں،
یہ جگنو میرے تعاقب میں لگ جاتے ہیں اور مجھے خوب ساری توانائی مل جاتی ہے۔ خوبصورت اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ درویش کی طرح گول گول گھومتی وہ دھڑام سے گھاس پہ لیٹ گئی۔ اس کا سانس بے ترتیب ہو گیا تھا، جسم سے بھر گیا، پسینے سے بھر گیا تھا۔ اسے جہاں جہاں ارک لگایا تھا جگنو وہاں وہاں بیٹھ گئے۔ وہ اس ارک کا رس چوس رہے تھے۔ عبادہ مسحور کن انداز میں اس کے پاس آئی اور پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ جگنو گل کی فراک کے دامن بازوؤں اور پیروں سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی نے برقی کمکمے اس پر لگا دیے ہوں۔ وہ جگنو کاٹتے نہیں تھے، وہ جگنو چمکتے تھے، ننھے ننھے موتیوں کی طرح، راکھ میں جلتے انگاروں کی طرح۔ گل نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کے عبادہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں پر لگا ارک عبادہ کو لگا اور یوں جگنو اڑ اڑ کر دونوں کی ہتھیلیوں سے چمٹ گئے۔ دونوں کے اعضاء ہاتھ بیضا کی طرح چمکنے لگے۔ عبادہ نے ہاتھ چہرے کے قریب کیا، دفعتاً اس کے چہرے پر کچھ چمکا۔ عبادہ، گل بوکھلا کے پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ عبادہ نے فوراً ہاتھوں سے جگنو جھٹک دیے۔ تمہارا چہرہ۔ گل نے انگلی سے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا میرے چہرے کو؟ اسے گھبرا کر چہرہ چھوا۔ کوئی چیز لڑ گئی ہے؟ کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ کالا ہو گیا ہے۔ کالا کیا مطلب؟ گل نے اپنی ہتھیلی والے جگنو دیے کی طرح اس کے چہرے کے قریب کر لیے۔ پیلی روشنی چمکی، عبادہ کا چہرہ نظر آیا۔ گل یکدم عبادہ بھی پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ گل نے ہڑبڑا کے ادھر ادھر دیکھا۔ تمہارا چہرہ بھی کالا ہے۔ کیا؟ گل نے بے ساختہ چہرہ چھوا تو جگنو بھی ادھر ہی چمٹ گئے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے چہرے پر انگلیاں لگائیں اور انگلیوں کو دیکھا۔ انگلیوں کے سروں پر کالک چپک گئی تھی۔ اس نے اس کالک کو نتنوں کے قریب کیا۔ وہ پیٹرول تھا۔ ڈگی کے فرش کا چکنا سیاہ آئل دونوں نے دھکم پیل میں کپڑوں، چہروں، گردنوں پر مل لیا تھا، جس سے چہرے کالے ہو گئے تھے۔ وہ بچے ان کے کالے چہروں سے ڈر رہے تھے۔ راز آشکار ہونے پر دونوں کا بلند و بانگ قہقہا چھوٹ گیا۔ وہ دونوں گھاس پہ لوٹ پوٹ ہونے لگیں۔ آدھی رات گھنے جنگل میں وہ اس طرح ہنستی چلی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ واقعی کوئی چڑیلے ہوں۔ اور مجھے لگا بچے نے میری انسلٹ کی ہے، گل بے ترتیب سانسوں کے درمیان بولی، اور میں نے بھی تمہیں سنا دی۔ عبادہ نے اٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ گل کو دیا۔ گل نے تھاما اور کھڑی ہو گئی۔ دونوں کی ہنسنے کی وجہ سے جان بے جان ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا دونوں نے سستا نشہ کر لیا ہو۔ چند لمحوں میں سارا رس جگنو چوس کے لے گئے۔ رس ختم ہوا تو جگنو بھی اڑ گئے۔ کچھ پل پہلے جنگل چمک رہا تھا اور اب وہی گھپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ آج کا دن میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ چڑیل۔ عبادہ اپنا سارا وزن اس کے کندھے پر ڈالتی ہوئی بولی۔ میں بھی۔ گل نے بھی اس کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا اور پھر دونوں ہنستے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گئیں۔ دوستی کی شروعات مشکل ہوتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ ہو جائے تو اس کا اختتام نہیں ہوتا۔ میرا وقت آئے گا، میں خود ہی لوٹ جاؤں گی۔ مجھ کو تمہاری رخصتی کی کوئی حاجت تو نہیں ہے۔ صبح اس کی فلائٹ 9 بجے تھی۔ وہ 7 بجے اٹھی، نہائی، جینز شرٹ پہنی، جیکٹ لی، بیگز میں ریشم کے سوغات ڈالے۔ گل اس کے لیے ناشتہ بنا کے لائی تھی، وہی فیٹس اور آئلز سے بھرا ہوا ناشتہ جس میں عبادہ نے محض 2 گھونٹ مکھنی چائے پی تھی۔ جاتے ہوئے اسے یہ چائے بری نہیں لگی تھی۔ اس کے پاس ناشتے کا وقت نہیں تھا، اوپر سے منیب خان جو اس کا سامان گاڑی میں رکھوا چکا تھا بار بار اسے نیچے آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ ایک چیز اٹھاتی، باہر نکلتی، پھر یاد آتا دوسری چیز تو اٹھائی ہی نہیں۔ اپنے ٹکٹس بھی اسے تب یاد آئے جب وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئی تھی۔ اس نے گل کو دوڑایا تو وہ ٹکٹس لے آئی۔ گل کا چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور گردن پہ سرخ نشان۔ ایسا لگ رہا تھا وہ ساری رات نہیں سوئی۔ وہ ایئرپورٹ نکلنے سے پہلے بی جان اور موٹی چچی سے ملی۔ بی جان تو حیران رہ گئیں۔ انہوں نے پوچھا بھی کہ وہ تو شندور کے لیے آئی تھی، پھر کیوں جا رہی تھی؟ اس نے جو جواب ریشم کو دیا تھا وہی بی جان کو دیا۔ اگر اماں ابا اکیلے ہیں تو چلی جائے، ورنہ شاندور تک رک جاتا تو اچھا تھا، بی جان نے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ گل اسے مرکزی دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ اسے سادہ کاٹن کی شلوار قمیض اور ریشمی دوپٹہ شانوں پر ڈال رکھا تھا، بال چٹیاں میں گوندے ہوئے تھے۔ شندور تک رک جاتی نا؟ اس نے پھر سے بچوں سا اصرار کیا۔ نہیں یار، اب ضرورت نہیں ہے، پھر کبھی۔ وہ دل برداشتہ تھی۔ وعدہ کرو آؤ گی؟ گل نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ۔ اور پھر گل اس کے گلے لگ گئی۔ کافی دیر تک وہ اس کے گلے لگی رہی، پھر پیچھے ہوئی۔ آئی ایم سوری فار اس دن کے لیے۔ او کم آن گل، اب بھول بھی جاؤ، عبادہ نے جھنجھلا کے کہا۔ وہ کمزور سی مسکرائی۔ حویلی سے باہر نکلتے ہی اسے آنکھوں پہ گوگلز چڑھا لیے۔ آسمان پر سفید بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ ملک کے بیشتر شہروں میں مونسون کی بارشیں شروع ہو رہی تھیں۔ کل اماں ابا نے بھی لاہور میں موسلادھار بارش کا بتایا تھا۔ اس کا سارا سامان
منیب خان لے گیا تھا سوائے ایک بیگ کے جو اس نے کراس میں پہنا تھا، اس میں اس کا ذاتی سامان تھا۔ پارکنگ میں آتے ہوئے اس کی پہلی ہی نظر غازان پہ پڑی تھی۔ وہ وہاں دو گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی اس طرف پشت تھی، خاکستری جینس پہ آدھی آستینوں والی ٹی شرٹ پہنے، ہاتھ میں موبائل پکڑے، سر پہ کیپ رکھے گارڈز کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے دل نے بیٹ مس کی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ان خیالات پہ لعنت بھیجتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ جا رہی تھی، تھوڑی دیر میں وہ لاہور ہوگی اور غازان چترال۔ کوئی میل تھا یہ، کوئی میل تھا یہ، ایک آسمان دوسرا زمین، اور پھر بیچ میں اوزون لیئر بھی تو تھی، یعنی کون؟ بھائی گل لالا اوزون لیئر۔ اس نے گاڑی میں قدم رکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ ٹھنڈ کی لہر ختم ہو گئی، اندر اب تپش تھی، سکون دینے والی تپش۔ اسے برا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ الگ ہو رہی ہے، وہ دور جا رہی ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے، اور نہ ہی اسے اس فراق پہ رونا آ رہا تھا۔ اسے محبت تھوڑی ہی ہوئی تھی، اسے تو سب اچھے لگے تھے، ہاں بس اتنا ہی۔ منیب خان نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کر دیا، گاڑی تھر تھرائی، کچھ دیر میں وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ گاڑی ریورس ہوئی، گیٹ کی طرف تھوڑا پیچھے چلی، پھر آگے ہوئی اور گیٹ کے پاس پہنچنے سے قبل رک گئی۔ اس کے ساتھ پچھلا دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا، دروازہ بند کیا اور منیب سے کہا چلو۔ وہ غازان تھا۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھنے لگی، وہ کیوں بیٹھا تھا؟ لیکن اس سے پہلے کہ اس کی حیرت پکڑی جاتی، اس نے دھڑکنوں پر قابو کیا اور باہر دیکھنے لگی۔ غازان نے کچھ کہے بغیر اپنا فون نکالا اور میسج اسکرول کرنے لگا۔ اس کی گاڑی اس راستے پر چل رہی تھی جس راستے وہ آئی تھی، وہ عیون سے چترال جا رہی تھی۔ وہی پہاڑوں کا تیر جیسا راستہ، وہی پل، وہی پانی اور وہی پتھر، وہی نشیب و فراز۔ منیب خان کا گاڑی چلا رہا تھا، آتے وقت اس کے ساتھ ابتہاج تھا اور جاتے وقت غازان۔ ابتہاج آگے بیٹھا تھا اور وہ پیچھے۔ اس نے دھیرے سے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ غازان فون میں لگا ہوا تھا، کیپ اسی طرح سر پہ تھی، سفید ٹی شرٹ کے درمیان جی لکھا ہوا تھا، کیپ کے ایک طرف کونے میں بھی جی بنا ہوا تھا۔ اس کی ہر چیز پہ جی کا نشان ہے، یعنی جی یعنی غازان انگریزی میں۔ اس نے پرس سے ہینڈ فری نکالی، اپنا پسندیدہ میوزک لگایا اور سر پیچھے ٹکا دیا۔ سفر 35 کلومیٹر کا تھا، یعنی 40-45 منٹ لگنے تھے۔ اس نے آنکھیں موند لیں، رات جو نہ سونے کے سبب اسے بڑی تیزی سے نیند آئی تھی۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی گاڑی چترال ایئرپورٹ کے سامنے رک گئی۔ اسے جھٹکا لگا تو فوراً ہی آنکھ کھل گئی۔ ہینڈ فری کانوں سے ہٹاتے ہوئے اسے باہر دیکھا، وہ پہنچ چکی تھی۔ فون اور ہینڈ فری بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ باہر آ گئی۔ غازان اتر چکا تھا اور منیب خان اس کا سامان اتار رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے دونوں بیگ گھسیٹتا ہوا قریب لایا۔ غازان اس کے ساتھ تھا۔ اس نے منیب خان سے اپنا بیگ جھپٹ لیا۔ وہ بری طرح دنگ رہ گیا، مگر وہ کوئی بات کیے بغیر ٹرمینل کی طرف بڑھ گئی۔ غازان نے منیب خان کو دیکھا، منیب خان نے نظریں جھکا دیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ عبادہ ٹرمینل کے دروازے پر گارڈز کو ٹکٹ دکھا رہی تھی۔ گارڈ نے ایک نظر دیکھی، پھر اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اندر چلی گئی۔ غازان اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ اس کی فلائٹ میں ابھی 1 گھنٹہ تھا۔ وہ ویٹنگ ایریا میں انتظار کرنے کے بجائے سیدھا مہمان خانے میں چلی گئی۔ مہمان خانہ ٹرمینل کے اندر موجود ایک بیٹھک تھی جہاں چائے اور کھانا دستیاب ہوتا تھا۔ مہمان خانہ ویسا ہی تھا جیسے سرد علاقوں میں ہوتا ہے۔ دھوئیں کی وجہ سے چھت کالی پڑی ہوئی تھی، ستون بھی سیاہ تھے۔ فرش البتہ صاف تھا اور میزوں کی سطحوں پر سفید پوش بچھے ہوئے تھے۔ دیواروں سے فریم، پولو ہاکی کے ڈنڈے، ہیٹس وغیرہ لٹک رہی تھیں۔ ایک طرف چھوٹا سا دروازہ بنا تھا جہاں اندر کچن تھا۔ کچن سے دھواں اٹھ رہا تھا اور گوشت کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، شاید وہاں کھانا بن رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے جڑی ایک علیحدہ میز کی طرف بڑھی، بیگ ایک طرف رکھا اور اپنے لیے کرسی نکال لی۔ اسے غازان سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، وہ سخت ناراض تھی۔ اگر کل گل نے اس کی حالت کے پیش نظر اس کو تفریح نہ کروائی ہوتی تو جانے وہ اب تک کتنے آنسو بہا چکی ہوتی۔ اس کے ذاتی احترام پہ چوٹ لگی تھی، وہ ذاتی احترام جس کو پس پشت ڈال کر اس نے گھوڑوں کے علاج کی حامی بھری۔ حالانکہ ٹکٹ دیکھنے کے بعد اسے یہاں سے بغیر کچھ بولے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن طارق سر سے وعدہ کر کے اس نے اپنی عزت نفس کا سودا کیا اور اپنے ذاتی احترام کو نقصان پہنچایا۔ وہ اس سے بڑی قربانی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ کوہنیاں میز پر رکھے ہاتھوں میں فون پکڑے بلا وجہ کچھ اسکرول کر رہی تھی۔ یہ سامنے تکلف سے بیٹھے اور فکر مندی سے دیکھتے ہوئے غازان کو مکمل نظر انداز کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ جس کھڑکی کے پاس یہ بیٹھے تھے وہاں سے پارکنگ نظر آ رہی تھی۔ مہمان خانے میں اور بھی مسافر بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی میز سے دور اپنے اپنے ناشتوں میں مصروف تھے۔ اکا دکا ویٹرز وہاں سے ٹرے لیے گزر رہے تھے۔ اس نے فون کی اسکرین سے نظر ہٹا کے غازان کو دیکھا، وہ بدستور اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ چلے جائیں، آگے میں خود دیکھ لوں گی، وہ کافی روکھے لہجے میں بولی۔ جب تک آپ کا جہاز ٹیک آف نہ کر لے اور مجھے آپ کی سلامتی سے جانے کی تسلی نہ ہو جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، وہ بھی اسی لے میں بولا۔ عبادہ نے شانے اچکائے۔
जो करना है करो, मुझे क्या? वो कुर्सी पे तिरछा सा होके बैठा था, दायाँ बाजू मेज़ पे था, जिसकी उँगलियाँ वो कदरे धीरे से मेज़ की सतह पे बजा रहा था। उसकी गॉगल्स शर्ट में अटकी हुई थीं। वो इबादा को बहुत सब्र से देख रहा था। मैं आपसे मुझसे नाराज़गी की वजह पूछ सकता हूँ? उसे दुरुस्त लहज़ा अपनाया। नहीं, वो रुखाई से बोली। आप जानती हैं इस सब में मेरा कसूर नहीं है। मुझे कौन लेकर आया था? गाज़ान, सारे वेट्स के डाटा तो आप चेक करते हैं ना? मुझे भी आप लाए थे। फिर इतनी नाएतबारी की वजह? उसने फ़ोन नीचे रख दिया। अगर मैं उम्र में छोटी हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पिछले 7 साल में सिर्फ़ और सिर्फ़ घोड़ों को ठीक कर रही हूँ। मेरा डाटा इसका गवाह है। आप लोग मुझ पर इतना संगीन इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? गाज़ान सीधा होके बैठ गया। मैंने नहीं लगाया। मैं खुद खान जी को ये वज़ाहतें दे देकर थक गया हूँ कि आपने कुछ नहीं किया। मगर वो मान के नहीं दे रहे। टेस्ट किसने कराए हैं मुझे ये बताएं। वो सीधा मुद्दे पे आई। खुदा गवाह मुझे इसका इल्म नहीं। कल जब हम लोग शाही मस्जिद आ रहे थे तब खान जी ने मुझे वो कागजात दिए और कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे तो सबूत के तौर पर वो कागजात आपको दिखा दूं। मैं तो खुद दम बखुद रह गया था। गाज़ान, डॉक्टर मैं हूँ। मैं सैंपल दूंगी तो आप लोग इसकी रिपोर्ट्स लाएंगे। मेरी गैर मौजूदगी में किसी ना किसी ने तो ये सैंपल लिए हैं और तब लिए जब मैंने टीके लगा दिए। वो करोफर से बोली, इबादा मैं नहीं जानता आपने कब टीके लगाए। आपने मुझे इस बारे में नहीं बताया। आप हर बार अपनी वज़ाहत क्यों देते हैं? वो बुरी तरह झुंझला गई। क्योंकि आप मुझसे नाराज़ हैं। वो तुर्की ब तुर्की बोला। इबादा कुछ देर खामोशी से उसकी आंखों में देखती रही, फिर गहरी सांस ली। ओके, मैं आपकी बात नहीं करती। आप नहीं जानते इस सब के बारे में, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा है ना जिसने ये किया है। कोई तो है जो नहीं चाहता कि मैं सीने पे हाथ रखा इलाज करूं। कोई तो है जो मुझे यहाँ से भेजना चाहता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रही थी। गाज़ान की आंखों में लाइल्मी उतरी। इबादा भी उलझी हुई नज़रों से बाहर देखने लगी। खिड़की के पार खड़ा मुनीब खान अब एक दरख्त के साए तले बैठा था। उसके साथ एक और आदमी था। वो अकड़ों बैठे बातें कर रहे थे। उसके जहन में झमाका सा हुआ। उसे तेजी से उसकी सुर्ख डोरियों वाली आंखें याद आईं। वो ठंडी नजरें, कड़वा लहजा और नफरत से भरा भरा अंदाज। उसकी आंखों में साया सा लहराया, जैसे अपने इस ख्याल पर यकीन न हो। गाज़ान उसके बदलते बेतासुरात देख के फिक्रमंद हो गया। ख्याल रखिएगा डॉक्टर ने, बहुत कीमती घोड़े हैं ये। ऐसा ना हो आप बगैर बीमारी का पता लगाए इलाज करना शुरू कर दें और हम अपने घोड़ों से महरूम हो जाएं। वो तेजी से आगे हुई। वाजान, हाँ, वो भी तवज्जो से आगे हुआ। मुझे टीके लगाते हुए सिर्फ एक आदमी ने देखा था। किसने? इब्तिहाज ने। अच्छा, वो सादगी से बोला। इबादा यकतक उसका चेहरा देखने लगी। कुछ देर इबादा की तरफ से जवाब ना पाकर वो जिस सा उसे देखने लगा। इबादा की आंखों में कुछ इशारा था, एक खुफिया सा रम्ज, जिसे जहन में उभार के वो भौंचका रह गया। उसने तेजी से सरनफी में हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता। अस्तबल का मालिक है, वो क्यों नहीं चाहेगा कि आप इलाज करें? नहीं, नहीं, ये उसने नहीं किया। उसी ने किया है गाज़ान, ये झूठी रिपोर्ट्स उसी ने बनाई हैं, क्योंकि जिस दिन मैं टीके लगा रही थी, वो अजीब-अजीब सी बातें कर रहा था। कैसी बातें? यही कि घोड़ों को लेमिनस नहीं हो सकता, उनको हर्पीस, डाउन एंड स्ट्रोक है। मतलब वो मुझे रोक रहा था इलाज से, और जब मैं टीके लगाने लगी तो उसने कहा, ध्यान से डॉक्टरनी, हमारे घोड़ों को मार मत देना, कुछ इस तरह। और फिर मेरी टिकट भी तो वही लाया था, कल उसने मुझे दी थी। मुझे पूरा यकीन है ये उसी ने किया है ताकि मैं इलाज ना कर सकूँ। वो पूरे यकीन से कह रही थी। मगर वो ऐसा क्यों करेगा? क्या मिलेगा मिलेगा उसे आपको रोक के? गाज़ान ने बरहमी से पूछा। ये बात आप उससे पूछें, मुझे क्या पता। उसने शाने उचका दिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी फ़ोन करके उससे पूछता हूँ और स्पीकर पे रखूँगा ताकि आप भी सुन लें। वो अपने कज़न पे किसी भी तरह का शक नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इबादा को चैलेंज करने के लिए इब्तिहाज का नंबर मिलाया और स्पीकर पे करने के बाद मेज़ पे रख दिया। आप कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे बात करने दें। फ़ोन में उसकी मशीनी सी आवाज़ उभरने पर गाज़ान ने इशारे से कहा, क्यों फ़ोन किया? खुवारी ज़ुबान में वो दुरुस्ती से चिल्लाया, इब्तिहाज, कुछ राज की चीज़ें पूछनी है, प्लीज़ उर्दू में बात करो। उसने दोस्ताना से लहजे में गुजारिश की। इबादा मेज़ पर बाजू रखे आगे होकर फ़ोन को देख रही थी, जो दोनों के दरमियान पड़ा था। बोलो, उर्दू में आवाज़ आई। मैं मानता हूँ कि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर घोड़ों का मामला तो हम दोनों का साझा है। तुम अगर अस्तबल के मालिक हो तो मैं घोड़ों का फाइनेंस देखता हूँ। अगर घोड़ों को कुछ हुआ तो नुकसान हम दोनों का होगा, ये किसी एक का घाटा नहीं। मुद्दे की बात करो, तुम्हारा आवाज़ सुनने का वक़्त नहीं है मेरे पास। वो तल्ख़ी से बात काटता हुआ बोला। गाज़ान ने ख़ाइफ़ नज़रों से इबादा को देखा। इबादा ने तनफ़्फ़ुर से सर झटक दिया। ठीक है, तुम ये बताओ, इबादा को क्यों वापस भेजना चाहते हो? गाज़ान ने नरम लहजे में पूछा। कौन इबादा? वो चौंक गया। डॉक्टर जिसे मैं लाया था घोड़ों के इलाज के लिए। वो गुस्से से भड़क उठा। उसने घोड़ों का इलाज किया है? वो इलाज था या उस बेहिस इंसान ने मार दिया है मेरे घोड़ों को?
उसने घोड़ों को नहीं मारा, उसने सिर्फ लेमिनस के टीके लगाए थे। ग़ाज़ान ने घुरका, तुम मुझे बच्चा समझते हो? क्या हुआ अगर मैं अनपढ़ हूँ? लेकिन इतनी समझ है मुझे, उसकी रिपोर्ट्स चीख-चीख कर कह रही हैं कि उसने ज़हर के टीके लगाए थे और तुम्हारे कहने पर लगाए थे। मेरे? ग़ाज़ान के दिल पर घोंसा पड़ा, तुम होश में हो? हाँ, हूँ, तुम ही लाए हो इस पंजाबी को जो 2 लफ्ज़ पढ़कर समझती है कि उसे सब आ गया है। ये छुई-मुई सी लड़की कुछ नहीं कर सकती, उसे इलाज आता है ना घोड़ों की खिदमत। तुमने बाबा के कान में पता नहीं क्या डाला कि उन्होंने उससे बुला लिया। मैं बता रहा हूँ ग़ाज़ान, मैं तुम्हें मज़ीद घोड़ों को नुकसान पहुँचाने नहीं दूँगा। उसके बाद तुम जो भी डॉक्टर लाओगे मैं उसे भेजूँगा नहीं, उसके टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा। इबादा ने कुछ कहने के लिए लब थरके, लेकिन ग़ाज़ान ने रोक दिया। लगता है तुम्हें अपना नशा नहीं मिला, इसलिए तो ये बकवास कर रहे हो। मेरी डॉक्टर ने घोड़ों को नहीं मारा। घोड़े क्यों मरे फिर? वो बुरी तरह घुर्राया। तुम्हारी वो डॉक्टर, उसकी गाली, उसने मारा है, मैंने खुद उसे देखा, टीके लगाते देखा है। खुदा की कसम अगर मुझे उस वक़्त पता चल जाता तो मैं उसकी ग़ाज़ान ने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। इबादा होंठ मोड़कर उसे इस्तेज़ाइया अंदाज़ में देख रही थी। तो ये सब उसने किया है? ग़ाज़ान ने पेशानी को उँगलियों से रगड़ते हुए गहरी साँस ली। अनबिलीवेबल! मेरा और उसका सरदारी को लेकर झगड़ा ज़रूर है, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगा कि मेरे डॉक्टर्स पे घटिया इल्ज़ाम लगाने के बाद उसे यहाँ से भेजेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। इससे अच्छा था वो मुझे खुद कह देता। मैं आपको इज़्ज़त और एहतराम के साथ यहाँ से भेज देता। ये कौन-सा तरीका हुआ किसी लड़की को बदनाम करने का, उसके अदारे को रुसवा करने का? वो बहुत दुखी था। उसने जिस तरह गुल को नीच नज़रों से देखा और उस पर बार-बार हाथ उठाया, मैं समझ गई थी कि ये किस तरह की ज़हनियत रखता है। उसके बाप ने भी मुझे कल इमेच्योर होने का ताना दिया और आज उसने मेरे जिन्स की तज़हीक की। जिस तरह वो आए रोज़ अपने घर की औरतों की करता है, उसकी सोच ही छोटी है ग़ाज़ान, ये है ही घटिया ज़हनियत का मालिक। वो बहुत तल्ख़ी से बोल रही थी। मेरा दिमाग खोल रहा है। वो ग़ाज़ान पीछे हो गया, मैं फ्रेश होके आता हूँ, जस्ट एक्सक्यूज़ मी। वो माज़रत करता उठ गया और सर को नफ़ी में झटकता मेहमान खाने से बाहर निकल गया। इबादा का दिल छुरियों से कट रहा था। छुई-मुई सी लड़की, पंजाबी, 2 जमातें पढ़ी होती तो उसे पता चलता है ज़ात और नस्ल के इम्तियाज़ से दुनिया कितनी आगे निकल गई है। ठीक कहती है गुल, वो है ही अनपढ़, जाहिल और गँवार। उसने सीने पे हाथ बाँधे और पीछे हो गई। रूह को खुरचा गया था। हर बार दूसरों को ज़ख्मी करने के लिए छुरी या चाकू की ज़रूरत नहीं होती, बस कुछ अल्फ़ाज़। हाँ, कुछ अल्फ़ाज़ ही काफ़ी होते हैं और फिर ऐसे ज़ख्म लग जाते हैं जिनसे खून निकलता है ना घाव लगता है। लेकिन उनकी तकलीफ़ ताउम्र कम नहीं होती। उसको भी यूसुफ़ खान ने एक ऐसा ही ज़ख्म दिया था। काश उसके पास मौका आ जाए और वो दोनों बाप-बेटे के दिल खोल कर मज़ा चखा दे। यकदम उसे अपने अंदर एक नफ़रत फैलती हुई महसूस हुई। कुछ देर गुज़री थी जब मेहमान खाने के मुसाफ़िर एक-एक करके उठ गए और बाहर चले गए। मेहमान खाना खाली हो गया। वो खिड़की से बाहर मुनीब खान को देखते हुए पैर झल्ला रही थी। इसी असना में ग़ाज़ान वापस आया। उसके तासुरात में दबी-दबी खुशी थी। करीब आके वो रुका और उसका बैग पकड़ लिया। जुम्बिश पर इबादा ने सर उठाया। कस्टम ऑफिस खुल गया? उसने तेज़ी से पूछा। नहीं, वो खफ़ीफ सा मुस्कुराया। अलबत्ता आपकी फ़्लाइट कैंसल हो गई है। वो करंट खा के खड़ी हो गई। क्या मतलब? अभी इंतज़ामिया ने बताया मुझे कि आगे मौसम मानसून की बारिशों की वजह से बहुत ख़राब है, टेक ऑफ नहीं किया जा सकता। मगर यहाँ तो मौसम ठीक है। मादाम आगे ख़राब है, वो नरमी से बोला। इबादा के चेहरे पर उदासी छा गई। अगली फ़्लाइट कब है? जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। ग़ाज़ान ने शाने उचकाए और उसका बैग घसीटते हुए आगे बढ़ गया। तो क्या वो वापस जा रहे थे हवेली, इब्तिहाज की रसाई में? नहीं, ग़ाज़ान, मैं हवेली वापस नहीं जाऊँगी। वो तेज़ी से बोली। वो एड़ियों के बल घूमा। आप बैग मुझे दे दें, मैं यहाँ किसी होटल में रह लूँगी। वो आगे आई। ग़ाज़ान ने बैग पीछे किया। हरगिज़ नहीं, आप मेरी मेहमान हैं। मैंने आपकी ज़िम्मेदारी उठाई थी। जब तक दूसरी फ़्लाइट नहीं मिल जाती, आप हवेली में रहेंगी। वो दो टोक लफ्ज़ों में बोला। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, मैं अब वापस नहीं जा सकती, प्लीज़। वो इल्तिजा करने लगी। कॉन्ट्रैक्ट तब ख़त्म होगा जब आप ख़त्म करेंगी। ग़ाज़ान ने उसकी बात उसको लौटा दी। वो पीछे हुई और सीने पर हाथ बांधे। ठीक है मिस्टर ग़ाज़ान, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट अभी इसी वक्त ख़त्म करती हूँ। मैं फिर भी नहीं जाने दूँगा। वो अड़ गया। क्यों? मैं किसी होटल में रुक जाऊँगी। ये सियाहती इलाका है, यहाँ लाखों होटल होंगे। इबादा, इस वक्त इन लाखों होटल में से कोई होटल नहीं मिलेगा आपको। शंदूर में चंद दिन रह गए हैं। ये सारे होटल, सारे घर किराए पर चढ़ चुके हैं। मैं आपको बाय रोड भी नहीं भेज सकता। आप मेरी ज़िम्मेदारी हैं और मैं कभी भी अपनी ताकत या इख्तियारात आज़मा कर आपके लिए किसी सयाह से कमरा भी नहीं छीनूँगा। मैं अच्छा ज़रूर हूँ, मगर इतना नहीं। वो मुस्कुराहट रोक के बोला। मुझे नहीं चाहिए आपके इख्तियारात, मैं अपना कमरा खुद ढूँढ लूँगी। उसने नाक से मक्खी उड़ाते हुए फिर से हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया। ग़ज़ान ने बैग पीछे कर दिया। इबादा ने झुंझुला के उसे देखा। मैं मानता हूँ कि आपकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को ठेस पहुँची है। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यकीनन यही करता, मगर इस वक़्त एक चीज़ ज़रूर सोचता।
वो नरमी से समझाते हुए रुका। मैं अपना लड़की होना होना सोचता। आप बहादुर हैं मगर इतने नहीं कि यहाँ तने-तनहा किसी होटल के कमरे में ठहरे। ये सूरत मुमकिन था जब हम आपको ज़ाती सिक्योरिटी फराहम करते, मगर सारी सहूलियात होने के बावजूद हमने आपको हवेली में रखा सिर्फ़ आपकी हिफाज़त के लिए। आप प्लीज़ मेरे साथ चलें। वो बेहद इसरार करने लगा। गाज़ान बात इज़्ज़त नफ्स की नहीं है, बात गैरत की है। यूसुफ़ खान ने मुझे जली कटी सुनाई। इस सब के बाद मैं उसके घर का निवाला कैसे खा सकती हूँ? बताएँ मुझे। खान जी गुस्से में थे इबादा। उन्होंने जो कहा अपने बेटे की बातों में आके कहा, इब्तिहाज से उनको भड़काया था। आप उनका दिफ़ा कैसे कर रहे हैं? वो गश खा गई। हाँ, क्योंकि वो मेहमानों की बहुत कदर करते हैं, इसलिए उन्होंने आपको शंदूर में शामिल होने की पेशकश की। मुझे शंदूर-वंदूर कुछ नहीं देखना, इस वक़्त मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो बहुत तकान से बोली। इबादा खान जी इबादा खान जी ने आपको घोड़ों के करीब जाने से मना किया है। हवेली में ठहरने से थोड़ी ही प्लीज़ ज़िद मत करें, मैं कितनी मोहब्बत से कह रहा हूँ, रुक जाएँ। वो उसकी आँखों में देखते हुए मान से बोला, प्लीज़ अगर इब्तिहाज ने मुझे कुछ कर दिया तो? वो कुछ नहीं कर सकता इबादा, मैं हूं ना आपके साथ। उसने तसल्ली दी। इबादा ने सर पीछे फेंक दिया। उसका दिल और सर दोनों फट रहे थे। वो अपनी तज़हीक के बाद वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसने आंखें बंद की, जहर का प्याला पिया और उसके साथ छोटे-छोटे कदम उठाती हुई चल पड़ी। नाश दुश्मन से सुलह ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। नाश्ते का वक़्त था, मेहमान बड़े हॉल में नाश्ते के लिए जमा हो रहे थे। हॉल में ट्रे में नाश्ते के लवाज़मात लड़कियाँ ला रही थीं। बेजान चचियाँ दूसरी ख़वातीन हॉल के अंदर जा रही थीं। गुल ने कपड़े बदल लिए थे, अब उसने सुरमई रंग का चित्राली जोड़ा पहना था, कानों में आवेज़े थे और आँखों में काजल। वो हशाश-बशाश तरोताज़ा नीचे आई थी। एक लम्हे के लिए तो बरेखना उसकी रोईदगी और तमकनत पर भौंचकी रह गई थी। क्या सोच रही थी ये लड़की? हॉल में आलिया खातून मुस्कुराते हुए अपनी जगह की तरफ बढ़ रही थी। नीचे जहाँ उनकी जगह थी, वहाँ पहुँच के बैठ गईं। उनके सामने मोटी चच्ची ने बैठना था। मगर इससे पहले कि चच्ची अपना पशवास सँभालतीं और विराजमान होतीं, किसी ने उनका नाम लिया। समीना चच्ची। वो गुल थी। चच्ची जो बैठ रही थीं, सीधी हो गईं और उसे देखने लगीं। गुले, कैसी हैं आप? गुल मुस्कुराते हुए करीब आई। खैरियत थी? मोटी चच्ची की बजाय समीना। मैं? चची ने अपनी तरफ इशारा किया। जी, जी, आप। गुल ने कमाल महारत से उन्हें उलझा के आलिया के सामने वाली जगह ले ली। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम? वो कहते-कहते रुकीं। तेज़ी से नीचे देखा, गुल उनकी जगह पर विराजमान होके अपने लिए चीज़ें निकाल रही थीं। उनकी कनपटियाँ सुलग उठीं। तो यहाँ बैठने के लिए, उफ़! वो मुठियाँ भींचते हुए उसके साथ बैठ गईं, लेकिन आलिया बेगम के बाएँ तरफ विराजमान खातून उनके बिलमुकाबिल हो गईं। इबादा को बरिश्ना चची के सामने के साथ जगह मिल गई जो ज़्यादा दूर नहीं थी। वो वहाँ से गुल का चेहरा देख सकती थी। गुल आलिया की प्याली में छोटे से चीनी के चैनक में चाय डालने लगी। वो दिलचस्पी से गुल का रवैया देख रही थी। गुल के चेहरे पर नरम मुस्कुराहट थी। गुल ने कप भर के चैनक पीछे किया। हमारी सौगातें पेट भर के खाइएगा, तकल्लुफ़ मत कीजिएगा। हमारे यहाँ इनकी पैदावार वाफिर मिकदार में होती है। वो बहुत खुलूस से बोली। ज़रूर, आलिया ने जो काजू उठाया। बल्कि मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन एहसान फरामोशी में उनका कोई सानी नहीं। चाइना के एक तरफ रखते हुए उसे टोंट की। जिससे भी ये बात सुनी है कमजर्फ होगा। आलिया बेगम ने सर हिलाया। अगर खुद तजुर्बा किया हो तो? गुल ने उनकी आंखों में देखा जहां वाज़ेह नागवारी थी। गलत तजुर्बा किया है। वो प्याली उठा के आहिस्ता से बोली। दोनों की आवाज़ें बेहद आहिस्ता थीं। हॉल मेहमानों से भर गया था। प्यालियों की आवाज़ें आने लगी थीं। इंसान के महसूसात कभी गलत पैगाम नहीं देते आलिया बाजी। खैर, नाश्ता कीजिए। उसने शाने झटक के अपने लिए पराठा और मक्खन आगे की खींचा। आलिया चाय पीते हुए उसका चेहरा देख रही थी, काफी गौर से, काफी घूर के। तुम्हारे बारे में जो मेरे महसूसात कहते हैं, क्या वो भी ठीक है? खुद से पूछे। वो अदा से मुस्कुराई। पूछा है, खुद कहता है तुम दोनों कबीलों के माबैन सलामती मुआहदे पर खुश नहीं हो। तुम अब भी अपने बाप को याद करती हो। उनका अंदाज जासूसाना था, जैसे कुछ खोजना चाहती हो। नजरें गुल के चेहरे से हट नहीं रही थी। वो मुस्कुराई। वो मेरा बाप था आलिया गोदाई। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, लेकिन हाँ, सलामती मुआहदे पर मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। मुझे वो खुशी नजर तो नहीं आ रही। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। आपको नजर चेक करवा लेनी चाहिए, इस उम्र में ऐसा मसला हो जाता है। वो बहुत खैर ख्वाही से बोली। फिलहाल मैं चाहती हूँ तुम तनकीद का चश्मा लगाओ और जो 18 साल पहले तुम्हारे बाप के साथ हुआ उसका तज्जिया करो, ताकि तुम्हें सच्चाई का पता चल जाए। आप चाहती हैं मैं गड़े मुर्दे उखाड़ूं? इसमें बुराई ही क्या है? पुरानी दुश्मनी को हवा मिल जाएगी। परवाह किसे है? उन्होंने शाने झटके। तुम्हें इंसाफ मांगना चाहिए। आलिया बाजी, अगर इंसाफ पे आई तो आपका दोहरा नुकसान होगा। 18 साल से आप एक भाई का गम लेके बैठी हैं, अगले 18 साल तक दूसरे का गम मनाएंगी। क्या आप?
वो आगे हुई, उनकी आंखों में देखा। इसके लिए तैयार हैं? आलिया बेगम की मुस्कुराहट गायब हो गई। उन्होंने थूक निगलते हुए प्याली नीचे रखी, फिर हाथ बढ़ाकर उसकी प्लेट अपनी तरफ खींची, जिसमें अध खाया पराठा और मक्खन था। आलिया बेगम ने पराठे का निवाला बनाया। गुल ठिठक गई। हक हाँ, दूसरों को बताने के लिए कि हम में कितना प्यार है, एक दूसरे का जूठा भी खा लेती हैं। उसने परात पे पड़े फ्रूट में से काजू उठा के हथेली पे रखे। मेरे रवैये से आप लोग डर गए थे, मैंने सुना। काजू को हथेली पे इधर उधर करते हुए वो कहने लगी। वो आपको डराने के लिए हरगिज नहीं था, बात कुछ और थी। खैर, मैं आपसे माजरत करती हूँ, चार दीवारी में मौजूद मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, गुल ने मुल्तजिम लहजे में कहा। आलिया बेगम का लुकमा हलक में फंसते फंसते रह गया। उन्होंने तेजी से पानी का गिलास उठा के लबों से लगाया। तुम मेरा कसूर था, इसलिए माजरत कर रही हूँ, उसे फौरन से सफाई दी। आलिया बेगम ने कुछ देर उसे खाली खाली नजरों से देखा, फिर जरा सी पीछे खिसकी, फाहिराना मुस्कुराई। सुन रही हैं बीजान? वो ऊंचा सा बोली। यकदम चमचों, प्लेटों और प्यालियों की आवाज थम गई। सबने उलझ के आलिया बेगम को देखा। आपकी पोती अपने रवैये के लिए माफी मांग रही है। उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। गुल को बुरा नहीं लगा। माफी अकेले में मांगी जाए या सबके सामने, मांगना ही बड़ी चीज है। आलिया बेगम की बात सुन के सबको जैसे सांप सूंघ गया हो। गुले लाला और माफी, वो भी अपने बाप के कातिलों से? हॉल में अजीब सी सरगोशियां सुनाई दी। वो लापरवाही से बादाम खा रही थी, जैसे उसे कोई फर्क न पड़ता हो। सभी फीका सा मुस्कुरा दिए, जैसे वो इस अनहोनी पर यकीन करे भी तो कौन। मानना पड़ेगा गुले लाला, तुम तो वाकई बड़ी हो गई हो, उन्होंने आहिस्ता लहजे में बताया। अभी आपने मेरा बड़ापन देखा ही कहाँ है। उसने दिल में सोचा, लेकिन उनके सामने जबरन मुस्कुराई। अब आपको नजर आ गया होगा कि मैं वाकई सुलह और सलामती के इस मुआहदे से खुश हूँ। आलिया मुस्कुराई और सर हिलाया। देखते हैं। फिर उन्होंने प्याली उठाई और घूंट घूंट पीने लगी।